पहले जो बोला जाता था ना इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है कनाडा, वो भी अब थोड़ा सा चेंज होता हुआ लग रहा है बिकॉज इंडियंस को वापस भेज दो, इंडियंस आर कॉजिंग इन्फ्लेशन, इन्होंने हमारी नौकरियां खा ली हैं, राइट? वो यहाँ के लोग करते हैं। हाँ, तो ऐसा डू यू कम अक्रॉस एनीथिंग? इमिग्रेशन तो रुकेगा नहीं। कनेडियन गवर्नमेंट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रिडिक्शन करके आगे 5 साल का इमिग्रेंट्स बुलाने चाहिए थे। मुझे लगता है आपने इमिग्रेंट बुला लिए, फिर सोचा अरे इनका करेंगे, अब तो ज्यादा बुला ली हमने। सो इट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ us people who immigrated। इंडिया में ये है कि इंडिया में आप मेहनत करते हो जॉब में तो आपको रिटर्न भी मिलता है, बहुत अच्छी रिटर्न। मैं 30% हाइक लेता था, लाइक टॉप की रेटिंग लेता था, ऑन साइट मेरे को मिलता था, तो वहाँ पे लगता नहीं था वहाँ पे सैलरी अच्छी बढ़ रही है। बट यहाँ के लगता है यार इतनी मेहनत कर रहे हो, 1% अप्रेजल मिल रहा है, अपना ही काम कर लो। 40 मिलियन पीपल, इंडिया का 1.4 बिलियन पीपल एंड जगह मैसिव। क्या आपको लगता है कि जो घरों की प्राइसेस हैं ये जस्टिफाइड है? बट जो आपने 2019 में किया, आज की डेट में अगर कोई 2024 में आए तो क्या उसके लिए सेम जर्नी रहेगी या कितना मुश्किल है, कितना आसान रहेगा? So guys, welcome to yet another podcast on our channel, and today's video is extremely special because our guest tonight is none other than the power couple, the Canada couple, and our guest is Harmeet out of the two. So Harmeet and Manpreet together run the Canada Couple show. They also happen to be one of the pioneer content creators in Canada, the vlogging lifestyle. So if you've ever searched about Canada, be it immigration or any other stuff, you would have definitely come across one of their videos. Harmeet went from being a regular IT guy in India to coming to Canada, starting his journey, becoming a YouTuber, then becoming a businessman, a successful YouTuber turned businessman, and also leaving a stable job. So we will walk through his important milestones of what he went through in becoming what he is today. So everything from his personal life, fame, couple, everything to being a professional. How does he survive? How does he manage his own routine on an everyday basis? And a promise with you that something, and most of the things you would hear on this video tonight would be something that you wouldn't have heard from him in all his regular videos on vlogs that he makes. Guys, without any further ado, let's get going with the video tonight, presenting Harmeet as part of Canada Couple. Welcome to the podcast, Harmeet. How are you? Thank you Sahil for inviting me. No worries, happy to have you here. How have you been? How is everything? Good, a little busy because leaving job and moving to real estate is hectic, you know it. Yes. Like when you leave your full time job, तो थोड़ा सा झटका लगता है शुरू में, बहुत जोर से लगता है ना? बहुत जोर से लगता है बट वो एक शिफ्ट लाता है आपकी लाइफ में, पर्सनैलिटी में, आई वुड से। सो जब आप कंफर्टेबल जोन में आ गए हो कि आप महीने में काम कर रहे हो, सैलरी आ रही है, उससे मूव आउट कैसे होना है वो ऐसे ही हो गए। नहीं तो आप जॉब चेंज करते रहते हो, सैलरी बढ़ाते रहते हो एक लिमिट तक, बट डिटेल में तो सैलरी भी नहीं बढ़ती। वही, अब चलो डिटेल में जा रहे हैं तो मैं बताता हूँ जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरा क्या रीज़न था, मुझे पता था अगर मेरी 2 लाख भी सैलरी हो गई ना, उससे ज़्यादा क्या होगी, 2 लाख भी 0.5% लोगों की होती है, बहुत ज़्यादा है। फिर वो टैक्स डिडक्ट होके मेरे पास क्या बचेगा? अगर मुझे सुपर रिच बनना है, मैं सैलरी से नहीं बन सकता, राइट? अपना बिजनेस, कुछ भी बिजनेस, चाहे मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ ब्रैम्पटन में, किसी भी जगह पे जहाँ पे हमारे देसी लोग वड़ा पाव खाने वाले हैं, वो ज़्यादा मैं कमा लूँगा, उसको स्केल कर पाऊँगा, बट सैलरी जॉब में नहीं हो पाएगा। वो मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ और आई वॉज लेजी टू डू दिस लाइसेंस, रियल्टर लाइसेंस, बट आई एम लकी कि मुझे रियलाइज होगा और मैं जंप कर लिया, लीप ऑफ फेथ वो ले लिया। नो, बिफोर आई आस्क यू द बिग क्वेश्चन लाइक हाउ यू डूइंग इट एंड ऑल, मेरे को पहले ये जानना है कि हाउ डिड द एंटरप्रेन्योरियल बग बाइट यू? मतलब कैसे लगा कि मुझे एक वेल सेटल्ड 2-2.5 लाख 3 लाख डॉलर की नौकरी या फिर US एंड ऑल, मतलब जिस पे मैं आऊँगा, बट कैसे लगा कि मुझे वो नौकरी एक अच्छा छोड़ के मुझे करना पड़ेगा? थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स दे दिया आपको, बट थोड़ा सा अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दूँ तो इंडिया में हमें यही ट्रेन किया जाता है ना कि मेंटली आप अच्छी पढ़ाई करो, आपकी अच्छी जॉब लगेगी। करेक्ट। और इंडिया में मे बी आप सुपर रिच बन भी सकते हो बिकॉज कईयों का 1 करोड़ का भी पैकेज होता है, राइट? यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हो गया था आफ्टर मूविंग टू कैनेडा कि स्टार्ट आप कर रहे हो 50-60 से लाख पहुँचोगे, खुश हो जाओगे 120। अगर आप सेटल हो गए कि मेरा 150 पैकेज हो गया तो बस फिर वही ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम नहीं आ पाएगी बिकॉज इंडिया में आपका पैकेज जो 25 लाख के में आपको लग्जरी मिलती है वो यहाँ पे $1,00,000 में भी नहीं मिलेगी। करेक्ट, राइट? तो मुझे अगर वो लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव करनी है तो मुझे बिजनेस ही करना पड़ेगा बिकॉज 2 लाख की सैलरी पे भी
वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी, उतने पैसे नहीं सेव होंगे कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ हर 3 months 4 months। सो एक बार जब आपको आदत लग जाती है, सो इंडिया में थी कि इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं रेगुलरली, सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। 5,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट की थी मैंने वहाँ पे और 1 लाख प्लस पहुँचाई थी मेहनत से। तो फिर आपको लगता है कि नहीं, अब कम सैलरी पे नहीं, अब मतलब हाथ टाइट करके नहीं चल सकते। सो इसलिए ये सबसे बड़ा रीज़न था। और ये था कि 45 ईयर से पहले एक बार और जोर लगा लिया जाए, क्योंकि जो मैंने 20 से 25 साल में जो जोर लगा के अपनी 5,000 से 1 लाख सैलरी करी थी, वो एक लास्ट टाइम अब एक और जोर लगा लिया जाए। आई थिंक बिफोर 45 ईयर्स सब कर लिया जाए तो आप एक अट्यून हो जाते हो उस लय के लिए ना, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई एम लेट, आई वुड से। जो प्राइम एज होती है जिसमें आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा कर सकते हो, मेंटली भी बहुत ज़्यादा कर सकते हो, बिफोर 30 होता है। वो नहीं वेस्ट करनी चाहिए, आई वुड से। मैंने वेस्ट तो नहीं की, बट वो मैंने अपनी सारी एनर्जी जॉब में लगा दी। वही मैं अपना कुछ सेटअप करने के लगा था। बट इंडिया में ये है कि इंडिया में आप मेहनत करते हो जॉब में तो आपको रिटर्न भी मिलता है, बहुत अच्छी रिटर्न। मैं 30% हाइक लेता था, लाइक टॉप की रेटिंग लेता था, ऑन साइट मेरे को मिलता था, तो वहाँ पे लगता नहीं था, वहाँ पे सैलरी अच्छी बढ़ रही है। बट यहाँ के लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हो, 1% अप्रेजल मिल रहा है, अपना ही काम कर लो। करेक्ट। मतलब वैसे भी आपको लगता नहीं कि जब मतलब अगर किसी की 1,10,000 से ऊपर की सैलरी है ना, अराउंड 40% का टैक्स है, देन अगर आप 2-2.5 लाख में पहुंच रहे हो फिर तो गॉड नोज कितना टैक्स है, बोनस टैक्स 50%, राइट। आप कितना भी ऊपर चले जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट यू थिंक कैनेडा इज़ अ गुड प्लेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स के हाँ यहीं पे ही करना चाहिए, है ना, यहीं पे पैसा कमाओ एंड देन? बिल्कुल है। बट वो डिपेंड करता है आप किस डोमेन में भी जा रहे हो। पेटीएम आया था, यहाँ पे फ्लॉप हो गया, करेक्ट, राइट। ऐसे कोई उसमें नहीं जाना जहाँ पे आपको कस्टमर ही नहीं मिल रहे। रियल स्टेट है, सब कहते हैं सब रियल्टर बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं बिकॉज उस चीज़ की डिमांड है, कस्टमर्स हैं। करेक्ट। अगर बायर्स हैं तभी तो रियल्टर्स हैं, करेक्ट, राइट। अगर आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो, इमिग्रेशन का काम है, तभी इमिग्रेशन कंसल्टेंट सब करते हैं, लाइसेंस लेते हैं। करेक्ट। बट ऐसा कोई आप स्टार्टअप चला लो जिसमें आपको पता है कि आपके कंज्यूमर्स ही नहीं होंगे, वो नहीं चलेगा। करेक्ट। बट उसके अलावा कोई भी जिसके कस्टमर्स आप ढूंढ सकते हो कनाडा में, या फिर आपका डिजिटल है, तो वो ज़रूर चलेगा, बिकॉज यहाँ पे उसको स्टार्ट करना बहुत ईजी है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत फेवर में है स्टार्टअप्स के लिए। करेक्ट। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, बट इट्स नॉट लाइक इंडिया में कुछ भी खोल लो चलेगा बिकॉज इतने कस्टमर्स हैं। करेक्ट। सो वैसा नहीं है, बट हाँ स्ट्रीमलाइंड है यहाँ पे, स्ट्रीमलाइंड है। किसी को भी करना है स्टार्टअप, एंड फेवरेबल वही है कि जॉब की बजाय आप बिजनेस पे फोकस करो। करेक्ट। जितनी जल्दी हो सकता है। मैंने थोड़ा लेट कर दिया, अब उतनी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर जितनी 10 साल पहले थी। जितने मैं टास्क अभी एक दिन में कंप्लीट करता हूँ मैं इससे डबल कर पाता। बट एनीवेज देर है दुरुस्त है। अच्छा होगा। नहीं, यू आर इन द राइट यू नो प्रोफेशन। आई थिंक कनाडा के अंदर आउट ऑफ द हैंडफुल, मैं हमेशा मजाक करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ कि इस देश में इमिग्रेशन और रियल एस्टेट ही बिकता है। हाँ, आपका हर फ्रेंड ग्रुप में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट और रियल्टर जरूर होगा। यही चलता है यहाँ पे। अब अच्छा, मेरे को किसी यू नो सिचुएशन में ऐसा लगता है कभी, मतलब बहुत ही अंडर डेवलप्ड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है। अगर आप देखोगे ना काइंड ऑफ अप्रोच, अभी आज की डेट में हम अभी भी रेफरल्स पे जी रहे हैं। कुछ जैसे ऑनलाइन ऐप्स इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है इंडिया में, कैसे जेप्टो और ब्लिंकिट और ये सब चलता है ना, यहाँ पे आपको अभी भी नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, बट अभी भी ग्रोथ, टेक्निकल ग्रोथ अभी चाहिए, है ना, वी आर स्टिल फार बिहाइंड। राइट। वही सेम, फिर अपने पॉइंट पे आऊँगा मैं कि इंडिया में गया था अभी 2 महीने पहले, मैं रात को पहुँचा और मैं अपना कन्वर्टर ले जाना भूल गया, अडेप्टर, कनाडा टू इंडिया वाला। सो थोड़ी देर परेशान हुआ, फिर याद आया ब्लिंकिट में पहली बार तो वो आइटम मिलना, इट्स अ यूनिक आइटम, कौन रोज रोज खरीदता है उसको। मिल गया और 15 मिनट में घर पे आ गया 11 बजे रात को। कैन यू इमेजिन? अब वही चीज़ मैं यहाँ पे अगर मैं स्टार्टअप वो खोल दूँ, ऐप चला दूँ, उसके इतने ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे डेली कि वो स्टार्टअप सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए ब्लिंकिट और ये सारे स्टार्टअप्स नहीं चल पाएंगे। नारियल पानी मेरा ऐप से आता था एवरीडे, यहाँ कितने कस्टमर होंगे। मेरे को एक रिपोर्ट भिजवानी थी फ्रॉम लाजपत नगर टू फरीदाबाद के किसी हॉस्पिटल में, तो मैं या तो यहाँ तो क्या करूँगा, मैं पिक करूँगा, जाऊँगा देने, जो कि इम्पॉसिबल है। गाड़ी ऐप थी, ऐप में डाला मैंने, 40 रुपीज़ लिए उसने। उसने वहाँ से पिक किया, मैंने कोई उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, सिर्फ ऐप पे डाला था, उसने पिक किया वहाँ से रिपोर्ट, फरीदाबाद हॉस्पिटल में डॉक्टर को दे के आ गया। अब ये चीज़ बहुत अच्छी है, इंडिया में चल रही है, स्टार्टअप आइडिया कितना अच्छा, यहाँ नहीं चल पाएगी क्योंकि इतने उसके पास ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे।
सो इसलिए पेटीएम भी नहीं चला। और फिर उसी चीज़ पे आऊँगा कि स्टार्टअप बहुत ईजी यहाँ पे हो सकता है, बट आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए, मार्केट रिसर्च पहले करनी पड़ेगी। करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है ना, मतलब आपका एक क्लाइंट ओशवा में बैठा है, एक क्लाइंट आपका किचनर में बैठा है। इमेजिन जो ड्राइवर है बीच में, अगर से डिलीवरी भी करो तो $15 पर घंटा एक्सपेक्ट कर रहा है, $16 है ना। यू कांट रीइंबर्स दैट गाय, इतना तो डिलीवरी का खर्चा ही नहीं होगा जितना आप उसको सैलरी पे कर दोगे। अर्जेंसी में आप कर भी दोगे, लेकिन उस स्टार्टअप के पास एक दिन में कितनी ऑर्डर आ जाएगी? सस्टेनेबल नहीं है। सो या pretty good, बट अपार्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू रियल्टर, इससे थोड़ा अगर आप रिवाइंड करो तो डिड यू हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटीज, लाइक डिड यू एवर ट्राई एनीथिंग कि मैं, बिकॉज आप आईटी के हो राइट, तो आईटी वालों को तो बाय डिफॉल्ट होता है ना कि मैं सोशल मीडिया आईटी, व्हाई नॉट गेट इनटू वीडियो एडिटिंग और व्हाई नॉट गेट इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट नॉट। तो ऐसा कभी सोच में नहीं आया? फुल टाइम नहीं सोचा था, साइड बिजनेसेस बहुत किए। ओके। हमने एक मर्चेंडाइज का बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ भी देसी.com करके। आई सॉ दैट, यस। तो प्रीटी कूल टी-शर्ट्स मैंने देखी थी। हाँ, बहुत मेहनत की थी हमने उस पर। और एक्चुअली मैं बिजनेस माइंडसेट नहीं है ना, वही मेरा शुरू से ये ट्रेंड है, मिडिल क्लास फैमिली, कि आप अच्छी स्कूलिंग कर लो, बीसीए कर लो, एमसीए कर लो, आईटी में जॉब कर लो। वो माइंडसेट ही नहीं था, मतलब इंडिया में बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ आके भी नहीं था। अब चेंज हुआ मेरा लास्ट 2-3 ईयर्स में। यूट्यूब के भी मैंने ऐसा बिजनेस परस्यू नहीं किया था, वो बाद में पता चला यूट्यूब तो पूरा बिजनेस है ऑल टुगेदर। इट्स, अगर आप चाहो तो फुल टाइम उसको परस्यू कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। सो दिमाग में तब आया, बट उसको भी मैंने फुल टाइम नहीं सोचा था साइड हसल करेंगे, बिकॉज इंटरेस्टिंग था, मीम्स वगैरह देखते थे, थोड़ा सा दिल्ली वाला ह्यूमर था, तो मर्चेंडाइज बनाएंगे। बट उसमें थोड़ा सा ऐसे था कि अगर मुझे एक ऑर्डर पे सिर्फ $2 बच रहे हैं तो मेरी जो मेहनत लग रही है उस पर कोई वो नहीं था, तो बल्क आएगा नहीं। हाँ, तो वो एक लर्निंग थी, उससे भी सीखा हमने। फिर वीडियो एडिटिंग एजेंसी का स्टार्ट किया, वो भी साइड हसल था, फुल टाइम नहीं सोचा था। ओके। बट जब रियल एस्टेट का मैंने 3-4 साल पहले से सोचा हुआ था, जब मैंने अपना मिल्टन वाला घर लिया था जिसपे मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे, लोग मेरे को कांटेक्ट करते थे, आप रियल्टर हो, घर दिला दो, ये वो। मैंने बोला मैं उसके लिए लाइसेंस होना पड़ता है, अगर इंडिया वाला होता तो मैं आपको दिला देता बिना लाइसेंस के। फिर मेरे माइंड में आया था कि रियल्टर का लाइसेंस लेना चाहिए। जब मैंने लिया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। करेक्ट। फ्लो ही नहीं आएगा बिल्कुल। अगर बिकॉज इस टाइम मैंने सोचा था कि मैं लॉन्ग टर्म यही करूँगा, फुल टाइम। करेक्ट। सो अगर रियल एस्टेट में फुल टाइम जाना है, या इमिग्रेशन कंसल्टेंट में फुल टाइम जाना है, या फिर आप लॉयर हो फुल टाइम जाना है, आप कोई भी बिजनेस में फुल टाइम जाना चाहते हो, ऑल इन जॉब के साथ नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। यू हैव टू बी ऑल इन और ऑल आउट। ऑल इन होना पड़ेगा। तो वो बहुत बड़ा और डिफिकल्ट डिसीजन था मेरे जैसे बंदे के लिए, जिसने पूरी उम्र ये सोचा है कि जॉब करो, पैसे कमाओ, जॉब में मेहनत करो और अप्रेजल अच्छा लो, बिल्कुल जॉब छोड़ देना विदाउट एनी इनकम, मनप्रीत मैटरनिटी लीव पे, कोई सैलरी नहीं आ रही ना उसकी तरफ से ना मेरी तरफ से। बहुत बड़ा डिसीजन था, बट थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी था कि कर लेंगे यार, मतलब अगर फुल टाइम जाऊँगा, बिकॉज मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कोई बैकअप मत रखो। करेक्ट। सब रखते हैं, प्लान भी होना चाहिए। प्लान भी आपका माइंड में अगर है ना, तो प्लान ए पे आप 100% दोगे ही नहीं, बिकॉज हम थोड़ा सा बैकअप रहता है। करेक्ट। सो प्लान बी अगर ज़रूरत पड़ेगी ना, आप निकाल लोगे। लेट्स से गॉड फॉरबिड, या भगवान ना करे कि मेरा रियल एस्टेट का करियर ना चले, तो मैं निकाल लूंगा ना प्लान बी। अगर मैं पहले से रखूंगा कि ये प्लान बी है, फिर मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा, एस्केप स्ट्रैटेजी रहेगी दिमाग में। तो मैंने सोचा ही नहीं है, मैंने सोचा भाई इसी में कुछ करके दिखाना है, राइट। नए करियर है, जब इंडिया में उखाड़ लिया BI इंटेलिजेंस डोमेन में, फिर डोमेन चेंज करके प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कनाडा में उखाड़ लिया, तो रियल एस्टेट में भी उखाड़ लेंगे। कॉन्फिडेंस। यू विल डू इट। एंड बीच में यूट्यूब भी तो खड़ा। यूट्यूब मेरे लिए अनसर्टेन है, बिकॉज वो फिर आपको रेगुलर होना पड़ता है। कंटेंट क्रिएशन अगर मैं बोलूँ, आपको भी पता है, कभी व्यूज ऊपर कभी नीचे, कभी ब्रांड प्रमोशन आ रही है कभी नहीं आ रही, सो इट्स नॉट कंसिस्टेंट। अपने बिजनेस में आप पता है, आपको कंसिस्टेंट रहोगे तो रेगुलर इनकम आएगी। करेक्ट। अब मतलब आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, एफर्ट्स आने चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो आ जाएगा। लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया का ऐसा है कि मेहनत करोगे भी तो 1-2 महीने पेमेंट, ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, हो सकता है। फुल टाइम यूट्यूबर आई डोंट नो, लोग करते हैं मे बी एट अ लेटर स्टेज, है ना, मे बी व्हेन दे गेट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बट दैट्स अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ पीपल आई हैव सीन। यूट्यूब का ऐसे देखो, ऐसे जाता है, हाँ, आपका करियर ऐसे आना ही आना है, आना ही आना है, अनलेस आप मिस्टर बीस्ट हो। करेक्ट करेक्ट। तो आपका ऐसे पिक होगा, आप पीक पे जाओगे, फिर नीचे आओगे। सो आप उसको फुल टाइम यहाँ सोच के अगर बना लो, फिर नीचे आओगे, फिर क्या करोगे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इंस्टाग्राम अभी चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में मैं बोलूँगा 5-6 साल बाद रील्स का भी थोड़ा कम ही हो जाएगा। सो फुल टाइम सोशल मीडिया मुझे लगता है कि बिकॉज अभी सारे कंटेंट क्रिएटर जो हैं हाई लेवल पे, वो क्या कर रहे हैं, वो
अपने कंटेंट क्रिएशन से ही बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। आपको स्पिन ऑफ लेना ही पड़ेगा। एंड इफ यू लुक एट एनी बिग लाइक इवन मिस्टर बीस्ट राइट, वो फेस्टिवल्स कर रहे हैं, देन देयर इज आई बिलीव एक और उसका स्पिन ऑफ है प्राइम एंड देन द बर्गर्स वाला है ना मिस्टर बीस्ट का जो रेस्टोरेंट का था। सो आई बिलीव द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट आल्सो डू इट। मिस्टर बीस्ट को जरूरत है बट तब भी वो कर रहे हैं ना, बिकॉज वो पूरी उम्र थोड़ी बना सकता है, वीडियोस नहीं बना सकता। कहीं पे तो बर्नआउट होता है और डिपेंडेंसी है यूट्यूब पे। अगर कुछ एल्गोरिदम चेंज हो गया, कुछ प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, आपका आईडी हैक हो गया, कुछ भी चला गया एंड यू डोंट नो, कभी स्ट्राइक आ जाता है, कुछ आ जाता है, यू जस्ट यू नो कम क्रैशिंग डाउन। सो अगर मिस्टर बीस्ट अपने व्यूज लेने के बाद अपना बिजनेस कर रहा है ना सेटअप, तो छोटे यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएशन को भी सोचना चाहिए, करना चाहिए, है ना। मतलब आपके जो सोशल मीडिया बन रहा है आपका, उसको एज अ बिजनेस कंज्यूम करने के लिए आप ही को उसके बेनिफिट्स को कंज्यूम करने के लिए होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो व्यूअरशिप है वो आपको इतना पैसा नहीं देगी। दैट्स ओनली वर्थ कॉफी मनी आई थिंक। हमें तो पता नहीं था जब स्टार्ट किया, उससे ज़्यादा हम इक्विपमेंट में स्पेंड कर देते हैं। मतलब इमेजिन द काइंड ऑफ कैमरास एंड लाइट्स एंड एवरीथिंग। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचते नहीं है। तो अभी तो बहुत कंटेंट क्रिएटर जो स्टार्ट करते हैं वो पहले सोचते हैं कि क्या मैं बेचूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कंटेंट बनाऊं। हमने जब शुरू किया था हमने बोला था अच्छा ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ये दे देते हैं, ये दे देते हैं। हम इन्फॉर्मेशन दे ही जा रहे हैं और उसको कभी सोचा नहीं कि इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं, अपना टाइम आप लगा रहे हो वीडियो बनाने में 5-6 घंटे, रिटर्न भी तो लो कुछ। मोनेटाइज कर लेना चाहिए था पहले। नहीं, बिजनेस फैमिली बिजनेस वो माइंडसेट नहीं था, सैलरी वाला था कि सैलरी आ रही है, घर पे 6 बजे आ रहे हैं, वीडियो बना दो घर पे। सैलरी का बताओ मुझे। सैलरी इज लाइक अ ड्रग राइट, मतलब एंड बोथ ऑफ अस हैव बीन इनटू दैट, यू हैव बीन प्रॉब्ली लॉन्गर देन मी, अ बिट लॉन्गर। 1 तारीख का जो ड्रग है ना, जब वो आता है, आपने तो बताया कि आपने कैसे छोड़ा है ना, मेहनत लगी, बट नाउ टेल मी कि जब आप फुल टाइम छोड़ चुके हो, हाउ इज लाइफ एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर राइट, एंड वो जो ड्रग है वो छूट रहा है, विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। अब तो चलो 3-4 महीने हो गए तो थैंकफुली इट्स गोइंग गुड। जब हुए थे तो जब सपोज 1 महीने तो कोई लीड नहीं हुई, मैंने कोई घर नहीं बेचा, कोई सेल नहीं हुई, तो फिर लगता है गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। मतलब अच्छी इनकम थी मेरी, बहुत अच्छी इनकम थी, IT कॉन्ट्रैक्ट जॉब। सो फिर लगता है यार, क्योंकि अच्छी सैलरी के बाद ना आप खर्चे बढ़ा लेते हो। करेक्ट। लास्ट 5 years में हमने खर्चे भी बढ़ा लिए, बिकॉज मैंने आपको बताया ना गोल वही है कि सैलरी बढ़ानी है और लाइफस्टाइल बेटर करना है, इंडिया जैसा करना है। पीस ऑफ माइंड तो मिल गया है यहाँ पे, बट अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंडिया जैसी कैसे कर पाएंगे। ऑल्दो आई डोंट नो ड्रेक की भी वैसी होगी नहीं होगी, जैसे दिल्ली में किसी 1 लाख सैलरी वाले की भी है कि मेड्स एंड ऑल, बट वो ट्राई चल रहा था, तो उसके चक्कर में खर्चे बहुत बढ़ गए। तो अब जब सैलरी नहीं आ रही, आप खर्चे कितने कम कर लोगे आप? 1000-2000 ये सब्सक्रिप्शन $20 का कम कर लोगे, कर लोगे, और वो मुझे पसंद नहीं है। करेक्ट। बिकॉज जब आप गरीबी से उठते हो ना, मतलब पीपल विल नॉट इवन बिलीव कि किस फैमिली से मैं आता हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा और इंग्लिश भी नहीं आती, IELTS कैसे क्लियर किया और वट एवर, आई डोंट नो। सो जब आप उस गरीबी को देख के एक आई वुड से हायर मिडिल क्लास में पहुंचते हो, जहाँ पे आपकी $1,00,000+ सैलरी होती है, फिर आप साइकोलॉजिकल आप कभी गरीबी देखना नहीं चाहते, नहीं टच कर सकते, दिमाग नहीं टच आप देखना नहीं चाहते, बिकॉज वो ट्रॉमा है आपका। करेक्ट राइट। तो साइकोलॉजिकल मेरा ये है कि वो नहीं, जैसे ही उसके पास जाने लगता था तो इंडिया में तो मैं जॉब वगैरह चेंज कर लेता था, यहाँ पे तो मेहनत करी और यहाँ पे भी जॉब चेंज करके सैलरी डबल ट्रिपल करी थी कनाडा में, बट वो मुझे पता था एक सैचुरेशन था। सो झटका लगा था शुरू में, बट ठीक है 1 महीने बाद ठीक हो गया था, बट मुझे पता है लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा। और अब आगे डर लगता है फुल नहीं, सोच के? नहीं, बिकॉज फुल इन जाना है, मैंने तो यही सोचा ना। अगर मेरी जॉब के साथ होता फिर मैं सोचता यार छोड़ो जॉब ही कर लेते हैं। वो 1 महीने में अगर मेरे पास जॉब होती राइट, तो शायद मैं सेम चीज़ प्लान बी है ना। अब कई लोग होते हैं प्लान बी लेके आते हैं कि मेरी इंडिया में मैं सेटिंग करके आया हूँ, मैं कनाडा मूव हो गया हूँ, कनाडा में नहीं सही लगा 6 महीने में, मेरे पास है, फिर आपने बैकअप सोच लिया ना, फिर आप 6 महीने में उतने एफर्ट ही नहीं मारोगे। डार्क नाइट राइजेस एक मूवी आपने देखी हो, बहुत बार, ठीक है, मेरी फेवरेट मूवी है, मेरे को उससे जितनी मोटिवेशन मिलती है मेरे को नहीं मिलती। ओके। सो जब वो पता है पिट में होता है, वो जेल में होता है बैटमैन, तो वो उससे पूछता है, उसकी बैक में पूरी इंजरी होती है, वो चल भी नहीं पा रहा होता और वट एवर, तो वो कहता है कि इस जेल से कोई भी नहीं निकल पाया इस पिट में से। तो वो बंदा कैसे निकल गया था, क्योंकि सारे रस्सी ले लेके कूदते हैं, कोई नहीं आता, वो गिरते हैं बेचारे, कोई उस जेल से नहीं निकल पाते। तो
उसका जो जेल में होता है कोई बुड्ढा होता है उसके साथ, तो कह रहा है यार वो कैसे निकल गया था, जो विलेन होता है वो कह रहा है वो आज तक एक ही बंदा निकला है इस जेल से, वैसे चढ़ के ऊपर से कुएं में से वो बाहर निकला था। क्योंकि बहुत एक बड़ी जंप मारनी होती है तो सारे रस्सी लेके मारते हैं कि नहीं भी गिरी तो रस्सी पकड़ लेंगे। उसने बोला वो बिना रस्सी के कूदा था, पता है कि जाना ही है अब वो देखो अगर नहीं वो पहुंच पाया, उसका रस्सी नहीं, वो मरेगा सीधा नीचे गिर के। करेक्ट। सो वो मेरे को इतना वो लगता है ना, और उसी से मैं इंस्पायर होता हूँ। मतलब I've seen you say this multiple times, right? And I believe in this क्योंकि जब मैं भी कनाडा आया था तो जो एटलीस्ट जो मेरे जो बैक होम जो जॉब थी ना उसमें पूरे टाइज अच्छे से स्लिट करके आया था कि नो जो करना यहीं पे करना है, then we'll see. But yeah. How has Manpreet been in your transition, like as a structure, as a pillar, as role? मतलब मुझे पूरा बताओ क्योंकि recently had a baby. बच्चे के होने के साथ डर भी लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, राइट? एंड देन यू हैव योर वाइफ हु इज पार्ट ऑफ योर यूट्यूब एंड एवरीथिंग. सो टेल मी हाउ हैज दिस बीन? मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट में बताऊं, अगर क्रक्स इज कि आपका पार्टनर अगर सपोर्टिव है और पार्टनर से आपको कोई स्ट्रेस नहीं मिल रहा और पार्टनर आपको जो आपका काम का स्ट्रेस उसे भी कम कर रहा है या फिर उसको सपोर्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है काम को, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो. अगर आप सक्सेसफुल हो मुझे नहीं पता, बट अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं ना कि हाउ सपोर्टिव इज योर वाइफ ड्यूरिंग दीज सिचुएशंस, जब जॉब नहीं थी बिजनेस पे, आप बोलोगे कि वो ना होती तो मैं नहीं आज तक यहाँ पहुँचता. करेक्ट, राइट. मुझे ऐसा लगता है कोई भी सक्सेसफुल बंदा है ना, चाहे मेहनत वो सारी कर रहा है लेकिन बिना कुछ सपोर्ट भी किए, वाइफ इतना बड़ा सपोर्टिव पिलर होती है कि आप वो जो 100% या 200% हार्डवर्क कर रहे हो ना, आप नहीं कर पाओगे. करेक्ट. चाहे आप घर का काम कर लोगे या फिर आपका पार्टनर ही आपको स्ट्रेस दे देगा, लड़ाइयाँ कर रहा है और समझ नहीं रहा कि आप काम पे बिजी हो, टाइम नहीं दे रहे, व्हाटएवर तुम्हें दे जाएंगे. हाँ. सो मुझे लगता है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं लकी हूँ, तभी मैं सब चीज़ें कर पाता हूँ. और सपोर्टिव है, मनप्रीत समझती है. मेरे अंदर जो स्किल नहीं है वो उसके अंदर है, जो उसके अंदर नहीं है मेरे अंदर है, तो बहुत एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. सो इसी चक्कर में हम काम भी डिवाइड कर लेते हैं कि एडिटिंग, पहले एडिटिंग मैं खुद ही करता था बहुत टाइम तक. सो एडिटिंग मैं करूँगा तो फाइनल वीडियो तू रिव्यू करियो, स्क्रिप्ट तू बना दे, शूट मैं करवा दूंगा, ट्रबल शूटिंग तू कर दियो, क्यूए कर देना. हाँ. तो बहुत अच्छी टीम है आई वुड से. एंड अभी तक जितना सक्सेसफुल हैं बिकॉज ऑफ हर, एंड आगे भी जितना होंगे उसी की वजह से. बिकॉज मैं तो फ्रंट पे कैमरे में आके बोल देता हूँ लेकिन पीछे जो मुझे सपोर्ट मिलता है वो लोगों को नहीं पता चलता. बट मुझे लगता है कि कोई भी एक सक्सेसफुल बंदा होता है, उसकी सक्सेस में उसकी पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है. हाँ, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, फ्रंट पे एक बंदा होता है, बैक में भी उतना ही एफर्ट लगा रहा होता है. तो बोथ ऑफ यू एज नाउ पब्लिक फिगर्स इन कनाडा, पीपल नो यू वेल. आई एम श्योर आपको लोग सड़क पे चलते रिकग्नाइज कर लेते होंगे. हाउ हैज़ योर प्रिवेसी बीन ड्यूरिंग दीज लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, वीक्स, ईयर्स मे बी, राइट? सो आप दोनों कहीं पे चल रहे हो, पीपल नो यू, पीपल लुक एट यू, राइट? तो हैज़ दैट प्रिवेसी बीन ब्रोकन? हाउ डू यू टेक इट? लाइक बिकॉज आई रिमेंबर शाहरुख खान ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, कहता है कि मेरे से ये मेरी प्रिवेसी ले लो, मेरा पैसा ले लो, मेरा समय ले लो, मेरी जान खाओ, बट मेरी स्टारडम मत लो, राइट? इट्स वो कहता है कि मेरी प्रिवेसी इज नॉट माई प्रिवेसी, मेरी ऑडियंस की प्रिवेसी है. व्हाट हैज इट डन टू यू? अब इस बात पे अगर मैं सोचूं कि शाहरुख खान अगर ऐसा बोल रहा है, एक्चुअली ही इज राइट. बिकॉज फॉर हिम अगर उसके पास ये फेम नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं है, राइट? करेक्ट. सो बहुत पर्सनली आप पे क्या इफेक्ट आया इसका? बहुत जगह तक करेक्ट है ये बात, बट मैं शाहरुख खान नहीं हूँ और मेरा माइंडसेट डिफरेंट है. तो मैं भी यही चाहूँगा कि ये फेम कभी ना कम हो, बिकॉज फेम से ही जो भी पब्लिसिटी है, बिजनेस है, जो भी है. बट शाहरुख खान के लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं. शुरू से लोग मिलते हैं, जब इमिग्रेशन की वीडियो बनाते थे कि आपके वीडियोस देख के आए हैं, आपके वीडियोस देख के हमें पता चला कनाडा का इमिग्रेशन का पता चला, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे, मिलते थे लोग.
हमें पता था जब भी हम मिसिसागा कहीं जाएंगे मिलेंगे लोग, तो हम मेंटली प्रिपेयर होते थे कि तैयार होके जाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि जब तैयार नहीं होके जा रहे तभी लोग मिलते थे, जब तैयार होके जा रहे नहीं मिलते थे। मैं यार तैयार होके जाओ, ऐसे बेइज्जती हो जाती है। तो फिर मतलब चप्पल में कॉस्को नहीं जा सकते ना। हाँ, जाते थे तभी मिलेंगे लोग। तो लोग, फनी स्टोरी है कि लोग दूर से ना कोई भी बंदा रैंडम ऐसे शुरू में नहीं हमें आदत थी तो ऐसे हाई करते थे, तो हम ऐसे पीछे देखते किसको हाई कर रहा है, क्योंकि हमें कोई जानता नहीं, कनाडा में फ्रेंड रिलेटिव नहीं है, कौन करेगा। वो कहते थे आपको कर रहे हैं। मैं ओ अच्छा। फिर ऐसे बार बार लगा तो हमें हो गया, तो हम यूज्ड टू हो गया कि कोई हाई कर रहा है हम ही कर रहे हैं। अब कभी कभी हमें नहीं कर रहा होता, पीछे वाले को कर रहा होता है, फिर हाई कर रहे थे, फिर देखते हैं अरे पीछे वाले को कर रहा है। तो ये होता है, बट एट द सेम टाइम 98% टाइम अच्छा लगता है। 2% कभी ये टाइम होता है कि आप डिप्रेस्ड हो या मेंटली एग्जॉस्टेड हो या आपका मूड ऑफ है या फिर आप बहुत जल्दी में हो, लेट्स से फ्लाइट मिस होने वाली है आपकी, करेक्ट, और तब आप किसी को अगर ढंग से ना मिलो तो वो उनको नहीं पता कि आपकी सिचुएशन है, वो ये सोचेंगे आप रूड हो। सो उस टाइम पे बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कि इनको ये भी ना लगे कि हम रूड हैं और हमारी फ्लाइट भी मिस ना हो। करेक्ट। या फिर लेट्स से हमें जल्दी घर पहुंचना है शॉपिंग करके 5 मिनट के अंदर, और फ्रेंड घर पे वेट कर रहा है और वटेवर, तो उनको रूड ना लगे। सो ये होता है। अब शाहरुख खान नहीं ऐसे तो नहीं मिलता होगा ग्रोसरी स्टोर में, शाहरुख खान को यूके में अटेंशन भी नहीं मिलती होगी। सो हाँ, 98% बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी शाहरुख खान वाली चीज़ बोलूँगा कि ऐसा ये कभी ख़त्म ना हो, कि मतलब इतना अच्छा हम कंटेंट डिलीवर करें कि लोग रिस्पेक्ट करें और मिलने आए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये क्या लोग क्या घटिया वीडियो बनाते हैं, रिस्पेक्ट ना करें। तो रिस्पेक्ट से ही मिलने आते हैं, राइट? करेक्ट। बट हाँ, हम ट्राई करते हैं कि जल्दी में भी हो, फ्लाइट भी मिस हो रही है तब भी मिले। कभी ऐसे नहीं बोलते नहीं हमें जाना है, सॉरी, नहीं, विल ट्राई कि हाँ एटलीस्ट हेलो रूड ना लगे। बात करके। आज की डेट में 2024 कनाडा है इसी सिचुएशन से रिलेटेड बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में, राइट? आई एम श्योर आप देखते होंगे, है ना? इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, चाहे इमिग्रेशन हो, कितना कंटेंट नेगेटिव बन रहा है। भले आप उसको रिवर्स माइग्रेशन बोल लो, भले कुछ भी बोल लो, बट हेविली नेगेटिव, है ना? हैज़ दैट अफेक्टेड योर यूट्यूब चैनल और व्यूअरशिप? डू यू थिंक देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट, चाहे व्यूज़ हैं चाहे कमेंट्स हैं, कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? हाँ जी। अच्छा, आप सिर्फ व्यूज़ के बारे में? व्यूज़ नहीं तो यूट्यूब की जर्नी से रिलेटेड, मतलब कितना, क्योंकि योर मेन बिजनेस इज यूट्यूब, राइट? लाइक इवन योर रियल्टर बिजनेस इज एसोसिएटेड विद योर व्यूअरशिप, राइट? तो डू यू थिंक कुछ ऐसा हुआ है? हमारा उतना नहीं हुआ, ओके, बिकॉज मैं थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। मैं कभी भी ना ये जो वीडियोस होते हैं मैं उनको नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, ओके? बिकॉज आज से 2-3 साल पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, डोंट कम टू कैनेडा इफ यू आर नॉट ready to do hands-on work. Correct. If you're not ready to clean the snow. Yeah. If you're not ready to get 1% appraisal. Correct. So हमने 3 साल पहले भी वीडियो बनाया था और 3 साल हमें पहले बहुत हेट मिली थी उसके लिए. Okay. तो मैं ये मानता हूँ कि कनाडा का भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव वीडियो नहीं होता, रियलिटी होती है. Okay. कनाडा की कोविड से पहले रियलिटी थी कि कनाडा ओवरऑल पॉजिटिव था. Correct. कनाडा की अब रियलिटी क्या है, ओवरऑल नेगेटिव है, बिकॉज जॉब्स नहीं है, घर महंगे हैं. सो उससे इम्पैक्ट इतना इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हम पहले से वीडियो बना रहे थे. डोंट कम टू कनाडा इफ, डोंट कम टू कनाडा इन 2023 हमने पहले ही बना दिया था. 2022 में. तो हमें बहुत हेट मिली थी बिकॉज होता क्या है कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है ना, सारे वैसा ही कंटेंट बनाएंगे. करेक्ट. सो जब वो लेट्स से अभी कनाडा की सिचुएशन खराब है, थोड़ी देर में बेटर होगी, बट वो जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ये वाले वीडियो बनाओ, रिवर्स से इमिग्रेशन के बहुत व्यूज आएंगे. करेक्ट. तो वो साइकिल चल रहा होगा. करेक्ट. कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट क्रिएटर्स को या जो भी बोलूं, उनको नहीं पता कि अब से वीडियो स्टॉप करने वाले बनाने, क्योंकि व्यूज अब उस पर उतने नहीं आएंगे. तो लेट्स से कनाडा की सिचुएशन ठीक हो गई 2028 में, ठीक है, वीडियो वो तब भी बन रहे होंगे 2029 तक, राइट? तो 2029 में भी सबको लगेगा कि कनाडा की सिचुएशन खराब है. तो वो रियलिटी नहीं पता चल रही, क्योंकि इंडिया में वही सबको पता चलता है जो सोशल मीडिया पे देखते हैं. सोशल मीडिया पे आता है. क्यों इतने लोग माइग्रेट किए हैं 2022, 2020 में, 2021, आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड.
सोशल मीडिया पे एक्सपोजर ही नहीं था। मेरे को लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि कनाडा इमिग्रेट भी कर सकते हैं। करेक्ट, सेम राइट, 2018 तक मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो पता एक बार आपको चल गया, हाँ, फिर आप सोच सकते हो कि कोई अगर सोच रहा है कि यार मैं दुबई चले जाऊँ, वहाँ पे कभी पीआर नहीं मिलेगी, तो अगर उसके पास ऑप्शन है कि वो कनाडा जाके पीआर ले सकता है, ऑप्शन है, वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सम ऑप्शंस। तो उसके बाद तो इतने वीडियोस बन गए थे जिससे आप अपनी खुद की फाइल लगा सकते हो। करेक्ट, आपको इमिग्रेशन प्रोसेस पता चल गया, किस तरीके से जा सकते हो पता चल गया। सो व्यूज़ पे इतना नहीं, व्यूज़ पे इफेक्ट हुआ है, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ रिवर्स इमिग्रेशन। रिवर्स इमिग्रेशन तो फ़ायदा हुआ है, जो भी बनाता है उसके व्यूज़ आते हैं एक्चुअली में। नहीं, ओवरऑल कोई हेट मिली है कमेंट्स में कि? हेट तो शुरू से मिलती है। नहीं, सो मेरी पहले भी लास्ट वीक भी बात हो रही थी यूट्यूबर से, मतलब कमेंट्स आते हैं स्पेसिफिकली, इंडियंस को वापस भेज दो, इंडियंस आर कॉजिंग इन्फ्लेशन, इन्होंने हमारी नौकरियां खा ली हैं, राइट? वो यहाँ के लोग करते हैं। हाँ, तो ऐसा डू यू कम अक्रॉस एनीथिंग? बहुत, अब तो बहुत बढ़ गया। सो बेसिकली पहले जो बोला जाता था ना इमिग्रेशन फ्रेंडली, इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है कनाडा, वो भी अब थोड़ा सा चेंज होता हुआ लग रहा है, बिकॉज प्रॉब्लम्स सबको हो रही है कनाडा में, इमिग्रेंट्स को भी हो रही है और कनेडियंस को भी हो रही है जो यहाँ के बॉर्न है। और पहले उनको कम होती थी बिकॉज पहले जॉब्स एटलीस्ट इतनी थी कि इमिग्रेंट्स भी ले लेते थे, उनको मिल जाती थी। अब जब इमिग्रेंट्स को ही जॉब नहीं मिल रही है, जो ज़्यादा एफर्ट मारते हैं, ज़्यादा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, ज़्यादा हसल करते हैं, तो कनेडियंस को कहाँ से मिलेगी? करेक्ट। मुझे लगता है कि जितनी हसल हम करते हैं एज एन इमिग्रेंट, बिकॉज हमारी लाइफ का सवाल है, हमारे करियर का सवाल है, एग्जिस्टेंस का सवाल है, एग्जिस्टेंस का सवाल है। हम पूरा अपना कंट्री छोड़ के हैं, तो हम जितनी मेहनत मारेंगे वो एक यहाँ का बॉन्ड नहीं मारेगा जो अपने पेरेंट्स के घर में बैठा हुआ, राइट? क्योंकि हम उतनी नहीं मारते थे मेहनत जितनी हम इंडिया में करते हैं, जितनी यहाँ मार रहे हैं, राइट? सो अब जब उनको जॉब ही नहीं मिल रही है, तो हाँ, अगर पहले 100 जॉब थी, 100 में से 70 हम ले लेते थे, 30 उनको मिल जाती, तो उनको थोड़ी हमें हेट मिलती थी। बट अब जॉब ही 50 हैं, 50 में से 45 हम ही ले लेते हैं, उनके लिए 5 बचती है, तो वो हेट मिलती है। प्लस कुछ और भी चीज़ें हैं कि यहाँ पे आके जो इमिग्रेंट्स कल्चर नहीं यहाँ का सीखते हैं, और वो चाहते हैं कि हम जैसे इंडिया में बिहेव करते थे वैसे ही यहाँ पे करें। कुछ इमिग्रेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि हम सड़क पे अगर कूड़ा फेंक रहे हैं, यहाँ भी फेंक रहे हैं। करेक्ट, एक एग्जाम्पल, कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, सो फिर उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को हिट मिलती है, वो भी। और सोशल मीडिया तो है ही, फिर सोशल मीडिया पे तो कोई भी कुछ भी आके अपने एक्सप्रेस कर सकता है। चाहे कोई कनेडियन मेरे मुंह पे वो चीज़ नहीं बोल पाएगा, बट वो सोशल मीडिया पे ज़रूर लिख पाएगा, बिकॉज प्राइवेट प्रोफाइल है, प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, नाम भी फेक है। सो हाँ, वो बड़ी है। एंड प्रॉब्लम ये ना कि इंडिया वाले बोलते हैं इतनी प्रॉब्लम है तो वापस आ जाओ, कनाडा वाल रहे हो तुम वापस चले जाओ, तो मतलब हमें कोई यहाँ पे रखना नहीं चाहता। और तुम अगर नेगेटिव वीडियो बना दो तो बोलते कि तुम जा क्यों नहीं रहे, और नेगेटिव वीडियो ना बनाओ, कुछ पॉजिटिव बोलो तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा, जैसे नेगेटिव तो अगेन मैं कभी नहीं बोलता नेगेटिव वीडियो है, बिकॉज अगर मेरा हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस खराब रहा है और आपका अच्छा रहा है, तो वो आपकी रियलिटी है कि आपके लिए कनेडियन हेल्थ केयर अच्छा है। ये मेरी रियलिटी कि मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। तो ऐसा नहीं मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, आप पॉजिटिव बोल रहे हो, वो आपकी रियलिटी है, मेरी रियलिटी है। सो ऑडियंस को तो थैंकफुल होना चाहिए कि अगर 50 टाइप के वीडियो बन रहे हैं और 50 लोग अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर 2018 में एक भी वीडियो नहीं था, राइट? करेक्ट। हेल्थ केयर पे सबसे पहले वीडियो हमने बनाया था हिम्मत करके, बिकॉज मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने सुनी सुनाई बातों में नहीं बनाया था। सो अगर ऑडियंस को 50 टाइप के वीडियो मिल रहे हैं हेल्थ केयर पे और हाउसिंग पे और इमिग्रेशन पे, दे शुड बी थैंकफुल टू द कंटेंट क्रिएटर्स कि इतनी मेहनत करके वो अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। करेक्ट, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें। आप सैम्पल साइज कितना बड़ा हो गया आपके पास कि 50 मैंने वीडियो देखे, यार 40 को हेल्थ केयर का इशू है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। चलो मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ जो मेरे को सच बताएगा, जो कनाडा में है, जो मेरे को रिलेटिव है वो सच बताएगा। करेक्ट। फिर अगर आप डिसाइड कर सकते हो, एटलीस्ट अनलाइक अस उठ के आ गए थे यहाँ पे कुछ भी ना रिसर्च करे, बिकॉज फेसबुक ग्रुप्स होते थे उस टाइम पे, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू शुड बी थैंकफुल टू दीज काइंड ऑफ वीडियोज, दीज आर रियलिटी, नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर अगर आपको लगता है हेल्थ केयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप डिसीजन आने का ना आने का ले सकते हो। बट आपको पता है कि आप सुपर फिट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए या फिर ट्रैफिक कम चाहिए और वट एवर, फिर आप मूव हो सकते हो, फिर आप आ सकते हो। सो मुझे लगता है ये अच्छा है कि इतने पर्सपेक्टिव के वीडियो बना। मेरे टाइम पे क्या होता था, एक जो यूट्यूबर ने वीडियो बनाया, सबने कॉपी मार के वही बना दिया, सारे बनाए थे सर 5 बन गए। अब कितनी अच्छी चीज़ है कि सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। करेक्ट। सो उससे मेरे को लगता है कि
कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, सो ये साइड भी दिखने को मिल रही है, दूसरी साइड प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल रहे हैं. प्रोज तो गवर्नमेंट दिखा देती है अपनी तरफ हाँ. सो प्रोज अपनी तरफ से पूरा दिखा देते हैं. तो कंटेंट क्रिएटर मतलब थैंकफुल होना चाहिए लोगों को. उतना बहुत ज़्यादा ये वैसी जॉब है, थैंकलेस बोलूँगा, उतना नहीं मिलता है. बिकॉज हम भी कितने वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, राइट? हम कमेंट नहीं करते अगर हमें कोई वीडियो पसंद आता है. जो मिलके हमें लोग बोल देते हैं, बट मोटिवेशन थोड़ी सी वहीं से आती है ना जब कमेंट अच्छा आप पढ़ते हो. करेक्ट. 10 कमेंट बुरे आए, एक बहुत अच्छा आ जाता है, कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिखता है, तो हमें लगता है हाँ यार मतलब किसी को तो पसंद आ रहा है. बिकॉज जो पॉजिटिव कमेंट करने का मन करेगा ना वो करता ही नहीं है. करेक्ट. नेगेटिव वाला तो ऐसे फटाफट वो नेगेटिव कमेंट करने के लिए बैठा होता है. हाँ, तो वो इसलिए बैठे होते हैं कि नेगेटिव कमेंट करूं, लोग मेरे कमेंट को लाइक करें, मेरे टॉप में आने चाहिए लाइक, और लोग मतलब देखें मैं कितना स्मार्ट हूँ और कितना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है मेरा. रोस्टर कितना बढ़िया हूँ. सारे कैरिमिनेटी बनेंगे. ट्रोल करें. आपने कमिंग ओवर टू व्हाट मेड यू कम ओवर, जब आपने बीच में आपने बोला तो आपकी एक वीडियो थी, आपने बोला था मैं कनाडा आया ये सोच के कि मेरी वाइफ, मेरे घर में बच्चे होंगे तो यू नो उनकी सेफ्टी बड़ी रहेगी. दैट्स वन ऑफ द वीडियोज दैट यू क्रिएटेड लॉन्ग बैक. 2024 ब्रैम्पटन में या फिर सरी में क्राइम हैज़ गॉन यू नो एक्सप्लोसिवली हाई. कारजैकिंग्स या फिर कार थेफ्ट हैज़ गॉन हाई. ड्रग यूसेज, सेफ वैक्सीन है ना, जो सेफ ड्रग वैक्सीन, इस सब के बीच में यू आर अ न्यू फादर, राइट? हाउ स्कैर्ड आर यू, और व्हाट इज योर थॉट, मतलब व्हाट इज योर थॉट अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस व्हेन यू रीड? हाँ, बिल्कुल सही आपने पॉइंट बोला कि हाँ हमने यही रीजन थे लाइक ट्रैफिक एंड ऑल. बिकॉज मैं दिल्ली टू गुड़गांव ट्रैवल करता था. सेम. और तब कोई अच्छा आप दिल्ली टू गुड़गांव दिल्ली टू गुड़गांव जाते थे, सेक्टर 44. अच्छा, मैं गोल्फ कोर्स पे जाता था. सो मुझे उस टाइम पे कोई वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट नहीं था. 2017-16. सो मुझे पता है यार मैं लाइफ के 4 घंटे में रोड पे स्पेंड कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ. रोड रेज कभी भी हो सकता है. दिल्ली वाले थे, अब तो गुस्सा कम हो गया, पहले गुस्सा दिल्ली वाले हमेशा गुस्से में रहते हैं. तो मैं यार कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी, यू नेवर नो दूसरा बंदा क्या है, व्हाटएवर. ये रीज़न था. फिर बच्चों का रीज़न था कि अच्छे स्कूल में डालना है. तो मुझे पता चला था कि बहुत बड़ी डोनेशन देनी पड़ती है अगर अच्छे स्कूल में डालना है. वो सही सुना था आपने. अच्छा, क्योंकि फिर वही मैं जाऊँगा कि बचपन ऐसा बीता था कि मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी. एक तो पैसे वाली, और दूसरी ये कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ ना, मेरे को अपने, क्योंकि मुझे हमेशा रिग्रेट रहता था, आई डोंट नो कितना ट्रू है कि नहीं है, कि मैं अपनी लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा था. ओके. तो मैं ये चाहता था कि मैं स्कूलिंग ऐसे अपने बच्चों की कराऊंगा कि वो बाद में कभी रिग्रेट ना करे कि हाँ स्कूलिंग करा दी, बाद में उनकी मर्जी है वो कॉलेज में कितने अच्छे से करते हैं, किस प्रोफाइल में जाते हैं, दैट इज़ अप टू देम. बट स्कूलिंग जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं बहुत टॉप की कराऊंगा. तो वो भी रीज़न था. फिर सेफ्टी भी था, कहीं ना कहीं था कि मनप्रीत अगर गुड़गांव से आ रही है, ऑल दो अगर कैब से आ रही है, तो हम चाहे नीचे 50 मीटर दूर ही है बिल्डिंग से नीचे, तो हम जाके उसको पिक करके लाते थे. अगर वो लेट पार्टी से आ रही है, कोई ऑफिस की पार्टी है, तो नीचे जा रहे हैं उसको पिक करके आ रहे हैं. सो क्यों कर रहे हैं, मतलब हर कोई करता था, क्यों कर रहे हैं? 50 मीटर नीचे बिल्डिंग से नीचे उतरी है, गार्ड है कैब में, लोग भी हैं, हो जाता जो भी होना. हाँ, तो क्यों नहीं हम, मतलब उतना भी क्यों टेंशन है हमें. लाइक अभी मैं रात को उसको 11 बजे भी अपने घर के वहाँ पे GTA से थोड़ा सा बाहर रहते हैं हम, तो अगर वो जाएगी ग्रोसरी शॉप, वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर 11 बजे तक खुला रहता है, मेरे को नहीं डर लगेगा. डर ये लगेगा कि जो रवीन है वहाँ पे ट्रेल है, एक जंगल टाइप है, वहाँ से कोई एनिमल ना आ जाए, ये मुझे डर लगेगा. विच इज नेचुरल, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ. मे बी मैं अगर कुछ एरियाज होते हैं, हर सिटी में होते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को डर लगेगा कि यहाँ पे नहीं अकेला जाने देना. सो स्टिल आई वुड से सब कुछ बढ़ चुका है. कार थेफ्ट बहुत टेंशन होती है यार. कार थेफ्ट तो इतना दिल्ली में भी नहीं होता जितना यहाँ पे बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा. ड्रग्स की प्रॉब्लम स्कूलिंग में अगर आपने सुना हो, आई डोंट नो, मैं अब फिर उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज मैंने खुद फेस नहीं किया. मैंने बहुत सुना लोगों से कि स्कूलिंग में भी बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती है. एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड. सो वो, हाँ, तो वो मैं नहीं चाहता कि क्या होगा. अभी तक मेरे को जो रीजंस थे मेरे, अभी तक मतलब लग रहा है कि हाँ अभी स्टिल कनाडा इज बेटर, बट वो गैप ना धीरे धीरे कम होता है. ऐसा ना हो कि वो गैप बराबर ही हो जाए, ऐसा लगे कि यार ये तो दिल्ली बन गया. गलत डिसीजन ले लिया. हाँ, बट वही है, मेरा तो प्लान भी रखा ही नहीं ना, मैं रखता ही नहीं.
प्लान ए होगा, A+ होगा, हाँ B नहीं है। नहीं तो फिर अगर बाई चांस अगर ऐसा बढ़ता ही चला जाता है तो व्हाट डू यू थिंक विल बी बिकॉज अब तो आरव तो बड़ा हो रहा है, तभी तो रियल एस्टेट में आऊँ, तो टेंशन नहीं क्योंकि सुपर रिच बन जाओ, इतनी मेहनत कर लो कि 5 साल में मैं रिटायर हो सकता हूँ। हाँ प्राइवेट स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं, फिर रिटायर हो सकता हूँ। हाँ सुपर रिच बन गया आप, मेरा गोल ये है 5 साल में रिटायर होना है। ऑल्दो मेरा ऐसे मेंटल कंडीशनिंग ऐसी है मेरी कि मैं बिना काम करे नहीं रह पाऊंगा, बट गोल वो है कि कभी ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम एक मतलब एक स्ट्रेस के बियॉन्ड फाइनेंशियल हो जाए, वो तो अभी भी हो सकता हूँ। अभी भी मैं इंडिया या किसी एशियन कंट्री में अभी सारे घर बेच के चले जाऊँ तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। करेक्ट, इतनी इक्विटी बिल्ड हो चुकी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट गोल अभी है कि 5 ईयर्स में इतना ऐसे कोई सिचुएशन आए तो तब हम प्लान का सोचेंगे। अभी कोई ऐसा प्लान नहीं सोचा, बट ऑन द स्पॉट बना लेते हैं प्लान। ऑन द स्पॉट हो जाएगा, प्लान भी नहीं रखता मैं। कनेडियन मार्केट, आपने इक्विटी की बात करी, तो कनेडियन मार्केट का जो भी जो सिचुएशन चल रहा है, राइट, लाइक लोग कनेडियन मार्केट को एक्विजिशन मोड में खड़े हैं एक तरीके से, राइट। लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है लोगों के पास, सरप्लस मनी नहीं है, इनफैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। इस सब के बीच में you have picked up a career that is heavily equity intensive, right? What made you jump at this point? Okay. As I said, मैंने 3 साल पहले सोचा था जंप करने का, बट फिर बेबी हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, ब्लड क्लॉट हो गया था, उन वजह से डिले हो गया। सो वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम था, मैंने इस टाइम के लिए नहीं सोचा था। सो लास्ट ईयर, बिकॉज रियल एस्टेट का भी जो कोर्स है वो इट्स वेरी सिमिलर टू इमिग्रेशन कंसल्टेंट कोर्स, 6-8 महीने 10 महीने लग जाते हैं, इजी लग जाते हैं। तो अच्छा आपने करा हुआ, आपको पता है, राइट। सो थोड़ा सा मे बी इमिग्रेशन कंसल्टेंट का डिफरेंट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट रियल एस्टेट का भी बहुत डिफिकल्ट है। करेक्ट। सो वो मैंने रजिस्टर कर लिया था 3 साल पहले। ओके 2 साल के अंदर फिनिश करना होता है, मैंने पढ़ाई ही नहीं करी 2 साल। अच्छा, आपने भी एक्सटेंशन लिए क्या? एक्सटेंशन थोड़ी सी मैंने ली, पैसे $500 और दिए, और फिर लकीली मैंने बोला कि यार अभी मनप्रीत की मदर आई हुई है, मैंने अब नहीं पढ़ा ना, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज बेबी को हम दोनों मैनेज कर रहे होंगे, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, और पढ़ाई करनी पड़ती है उसके अंदर। करेक्ट। सो मनप्रीत की मदर जाने वाली थी जून-जुलाई में। ओके। सो मैंने सोचा कि यार यही राइट टाइम है, बेबी हुआ था जैन में, सो 4-5 महीने, मैं बोलूँगा कि 2-2 हफ्ते मैंने एग्ज़ाम दिए, और स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एग्ज़ाम पहले बुक करता था, पढ़ता बाद में था, हफ्ता पहले। अगेन वही प्लान भी नहीं होता था मेरा कि एग्ज़ाम है मेरा 10 को, पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर स्टिल मैं थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर देता था 5 दिन के लिए, बट बचे हुए 5 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ के कर देता था, क्योंकि मदर थी, सपोर्ट हो जाता था। सो लाइसेंस ले लिया था सितंबर में, बट मेरा सारा सोशल मीडिया से लीड जनरेशन है, तो मैंने अनाउंस नहीं किया बिकॉज ऑफ दिवाली पार्टी हम अरेंज कर रहे थे, फिर इंडिया चले गए, विंटर आ गया, व्हाटएवर। अनलकीली जब मैंने जॉब छोड़ी, इसमें मूव आया, तो मार्केट तो चलो पूरे साल से डाउन है, अभी थोड़ी ज़्यादा ही खराब थी। सो स्टिल फर्स्ट मंथ वाज डिफ़िकल्ट, बिकॉज रियल एस्टेट में आपकी कोई अगर ट्रांजेक्शन होती भी है, सो 3-4 महीने तक पैसे नहीं आते। करेक्ट। सो सैलरी बंद है, मनप्रीत की सैलरी नहीं आ रही थी, और मेरी भी बंद हो गई। सो वो जो सैलरी पर मंथ आती है, बट अब तो ट्रांजेक्शन होंगी तो 3-4 मंथ्स में आती है। सो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था, बट अगेन कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और बैकअप प्लान नहीं है। सिंपल, अगर मेरा बैकअप प्लान नहीं, मुझे पता है मैं इस पे 100-200% दूंगा। सो ऐसी सिचुएशन तो कभी भी नहीं आएगी कि पर मंथ सैलरी जितने भी पैसे नहीं आए। प्लान तो डबल ट्रिपल अर्न करने का है, इतनी मेहनत करेंगे, बट मार्केट तो ऊपर जानी है। When do you think the 1% rates will be back? Never. तो क्या होने वाला है, मतलब मार्केट की रेट? कैन यू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट 5 years ऑफ? कोई नहीं कर सकता, बट लॉजिकली अगर आप सोचो तो, अगर आप लास्ट 20 साल का सोचो, देखो ट्रेंड, सो साइकिल होती है, ऐसे साइकिल होती है। तो अभी ये डाउन वाली साइकिल चल रही है, ठीक है। रियल एस्टेट में अभी डाउन जा रहा है, कितना ही डाउन जाएगा, मे बी नेक्स्ट 6 months और, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल नहीं कर पाएगी अगर ऐसे डाउन ही जाता रहा। करेक्ट। या तो फिर क्राइसिस आएगा, या तो फिर पूरा रिसेशन होगा, मार्केट क्रैश होगी, एंड कनाडा की होगी, फिर साथ में यूएस वगैरह सबकी होगी। 2008 रिपीट। हाँ, या तो वो होगा, या फिर यहाँ से फिर वो साइकिल नॉर्मली चलेगी, नॉर्मल करनी शुरू, अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसी सिचुएशन ना हो जाए जैसे यूक्रेन और वो सब हो गया था, एंड पैंडेमिक आ गया था, वो तो किसी को भी नहीं पता था। नॉर्मल साइकिल ये है,
साइन कर्व की तरह चलता रहता किसी भी चीज़ की अप डाउन. सो अगर आप देखोगे 20 ऐसे चल रही है बट ओवरऑल ऊपर ही जा रही है. सो मतलब 5 ईयर 10 ईयर देखोगे तो ऊपर जाएगी. हाँ, ऐसा अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा. कोई कह रहा है कि मैं आज घर खरीद लूँ 6 महीने बाद बेच के प्रॉफिट कर लूँगा, नहीं होएगा. अब तो आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा. कैन यू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट 5 years फॉर द 5 years economy overall? And putting into perspective, inflation, jobs, everything together, market, housing, आपको क्या लगता है कि 5 साल में क्या रियलिटी होने वाली है? वो अभी डाउन साइकिल है तो ये 5 years में ऊपर ही होगा. इट हैज़ टू गो अप, चाहे नेक्स्ट 6 महीने में हो, चाहे 8 महीने में हो, चाहे साल में हो. बट इमिग्रेशन तो बंद कर रहे हैं. इमिग्रेशन मतलब कम कर रहे हैं, बंद तो नहीं कर रहे. कम कर रहे हैं बट आपको भी पता है कि इलेक्शन पे खुलेगा एंड उसके बाद भी इवेंचुअली इनको खोलना ही पड़ेगा. करेक्ट. बिकॉज नहीं तो कनाडा इमिग्रेंट्स के बिना नहीं चल पाएगा. ठप हो जाएगा. नॉट इवन रियल स्टेट, कोई रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएगा, कोई बिजनेसेस सारे ठप हो जाएंगे, वॉलमार्ट नहीं जाएगा, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ. बिकॉज वो सारे बिजनेसेस जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं अपना प्रिडिक्शन लेके चलते हैं कि नेक्स्ट 5 years में हमारी इतनी सेल होगी, तब हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. बिल्डर्स आज अगर प्रोजेक्ट कोई लॉन्च कर रहे हैं 10 साल पहले प्लान करते हैं वो, तभी वो प्राइस कम नहीं कर पाते बिकॉज उन्होंने पहले ही प्राइस डिसाइन कर दिया कि गवर्नमेंट को हम इतना पैसे दे रहे हैं, लैंड इतने का ले रहे हैं, 10 साल बाद इतने का घर बेचेंगे. सो अगर 10 साल तक इमिग्रेंट्स ही नहीं आ रहे तो ये सारे बिजनेसेस फिर बंद होने वाले हैं. तो वो नहीं हो सकता. मतलब अगर गिरेगा तो फिर पूरा टैंक करेगा, फिर तो 2008 है. फिर तो 2008 है और फिर सबको अच्छा भी लगेगा, हम तो गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं हमारे साथ. फिर बुरा नहीं लगेगा. अभी लोगों का कॉल आता है कि यार मैंने ना पीक पे 1.2 million का घर ले लिया, बहुत ओवर प्राइस ले लिया, तो मैं कैसे वो रिकवर कर सकता हूँ. मैंने बोला ऐसे नहीं होता वो रिकवर. और जब तक आप घर नहीं बेच रहे हो आप क्यों टेंशन ले रहे हो. पहली बात तो अपने घर में ना तो इक्विटी की देख बैठे रहो आप घर में, आपका प्राइमरी होम है, आपने घर ले लिया, ठीक है थोड़ा महंगा ले लिया, इवेंचुअली तो ऊपर चले जाएगा ना. तो आपको उस टाइम पे जरूरत थी, आपने ले लिया, ठीक है थोड़ा महंगा ले लिया. अगर ना लेते तो 2 साल बाद लेते, फिर वो आप रेंट दे रहे होते, व्हाटएवर. मतलब आप घर को एंजॉय करो. अब एक बड़ा ही पर्सनल सा पर्सपेक्टिव भरा सवाल पूछूंगा रियल एस्टेट में. जब आप गाड़ी चला के इतनी दूर तक वाटर डाउन तक जाते हो या फिर आप एज अ रियल्टर आप दूर दूर तक गए हो गया ना, किचनर या उससे भी आगे गए हो, कितनी ज़मीन पड़ी है ना. और 40 million पीपल, इंडिया का 1.4 billion पीपल एंड जगह मैसिव है ना. क्या आपको लगता है कि जो घरों के प्राइसेस हैं ये जस्टिफाइड है? ज़मीन बिल्कुल सही कह रहे हो, ज़मीन बहुत है, बहुत ज़्यादा. और आप 10 साल में देखोगे वो भी नहीं रहेगी. बहुत मतलब एकदम मतलब इतने लोग हैं जो अगर एक एक बंदे को एक एक उसमें भी खड़ा कर दो तो भी मुझे लगता है कि इतना बड़ा. डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड और व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? डिमांड सप्लाई. बिकॉज अभी भी अगर आप देखो तो जितने घर होने चाहिए ओवरऑल 90% पॉपुलेशन इस बेल्ट पे रहती है. Correct. जो यूएस कनाडा के बॉर्डर पे है. उससे ऊपर अगर मैं घर बना भी दूं थंडर वे में जाके, वो कोई खरीदेगा ही नहीं. Correct. लोगों को यहाँ लेने हैं, यहीं पे रहना. यहाँ पे घर नहीं है उतने, तो यहाँ सबको यहीं लेना है. किसी को नहीं जाना अभी वैलेंट, थ्रॉल्ड. जो लोग मे बी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वुडस्टॉक आप गए हो सो आप वापस आगे देखा. इनफैक्ट आपकी तो रिमोट जॉब भी थी तब भी, राइट. सो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप नहीं दूर घर जाके ले सकते. बट जो लोग लेते हैं और जिनको चाहिए थोड़ा, हमें थोड़ा सा सेक्लूडेड एरिया में रहना है, हमें थोड़ा सा सोशलाइज नहीं करना, हमें पीसफुल एरिया में रहना है, तो वो रहते हैं. लोग हैं जो मिल्टन में घर बेच के या फिर मिसिसागा में घर बेच के 2-2 एकड़ के फार्म में फोर्ट एरी और ये सब रह रहे हैं, घर ले रहे हैं. उन्होंने एनिमल्स रखे हुए हैं, अपना वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं. तो ऐसे भी लोग हैं बट वो बहुत कम पॉपुलेशन है. अर्बन सिटी से जो आ रहा है इंडिया से, पाकिस्तान से, वो नहीं रह पाएगा. सो इसलिए सबको यहाँ पे ही घर लेने हैं और फिर वो बिडिंग हो रही है. बट अभी तो मार्केट डाउन है ना, तो अभी जिसको लेने हैं वो तो अंडर बिड कर रहे हैं. लाइक अभी बायर्स देखो, मार्केट क्रैश हो गई, ठीक है, हमें नेगेटिव लगता है, बायर के लिए पॉजिटिव है. जिसने घर लेना है, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा मैं. अब दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टर्स. हाँ, अगर इन्वेस्टर के पास कैश है, लेट्स से $1 million पड़ा हुआ है, आपको 1.2 का घर 1.1 million में मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना. और लोग कर भी रहे हैं, कोई बताता नहीं है. जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ी बताएंगे मार्केट. मैंने भी तो अभी लिया. हाँ, राइट. सो आपने वीडियो नहीं बनाया होगा तो लोगों को वो दिखता है, अरे मार्केट क्रैश हो गई. बायर के लिए अच्छी बात है. सो सब कहते हैं कि रियल्टर तो बोलेगा घर खरीद लो. हर मार्केट में घर खरीदना डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन के लिए अच्छी बात है. हर चढ़ती मार्केट इन्वेस्टर की मार्केट है
और टू मार्केट बायर्स के लिए फर्स्ट टाइम, इसलिए रियल्टर बोलते हैं कि आप घर खरीदो, बट हर किसी की सिचुएशन, हर किसी को नहीं बोलते खरीद लो। कुछ एक लोग होते हैं जिनके लिए वो मार्केट बहुत सूटेबल होती है। अभी फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बहुत अच्छी है। सो मार्केट में डिमांड तो रहेगी, और जैसी इमिग्रेशन अभी ओपन होगा, कभी ना कभी तो होगा, 2 साल बाद होगा, इलेक्शन के बाद होगा जब भी, तो फिर वो बूम। अच्छा, सरप्राइजिंगली लोग ना मैंने क्यों बोला कि इमिग्रेशन बंद हो रहा है, एक्चुअली बंद नहीं हो रहा है। देखने को देखोगे ना 5 लाख लोग, 500,000 हर साल आ रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये हुआ है कि नए जो स्टडी परमिट आ रहे हैं, सिर्फ उनको बोला गया कि हम कंट्रोल करें, सिर्फ बोला है कि हम कंट्रोल करेंगे। वो कंट्रोल करके भी तो 2.5 मिलियन से ऊपर बैठे हुए यार। आज का आप ड्रॉ देख लो, आज ही आया 6300। अब अगर आप ड्रॉ में 6300 लोग निकाल रहे हो, और पहले यहाँ पे एक सिटी बसाने के लिए इनफ है। 6300 इंटू 4 पर फैमिली एवरेज में, मतलब 25,000 अच्छी खासी सिटी का साइज है यहाँ पे। मतलब आज के ड्रॉ में एक सिटी बस गई कनाडा में। बस वही बंद हुआ है ना, एक्सप्रेस एंट्री, जो हम जिस वे से आते थे। करेक्ट। बाकी तो मतलब टाइट हो गया है। मतलब टाइट भी क्या, हम लोगों ने कंपटीशन बढ़ाया। आप जब आए तो आपके कितना स्कोर था? 443। मैं 458 पे हूँ, राइट। अब हमारे जैसे कितने सारे आते चले गए, है ना। तो हम लोगों ने ही ड्रॉ को 550 पे पहुंचा दिया। बंद नहीं हुआ, अभी भी 500,000। थोड़ा सा वो जो बीच में बंद हो गए थे एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ, उसकी वजह से, उसकी वजह से भी स्कोर बढ़ गया, नोशन आ गया। बट लोग अभी उतने ही इमिग्रेट कर रहे हैं, बट डिफरेंट पाथवेज से कर रहे हैं। करेक्ट। मे बी PNP से पहले कम करते थे, अब ज़्यादा कर रहे हैं। करेक्ट। मे बी LMI ज़्यादा हो गए हैं। अब इनसाइड कनाडा बहुत ज़्यादा, इनसाइड कनाडा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। विजिटर वीज़ा और LMI वगैरह। करेक्ट। एक्सप्रेस एंट्री कम हो गया। करेक्ट। जो ऑल प्रोग्राम ड्रॉ होता है जिसको बोलते हैं, वो कम हो गया, हमारे जैसे जिसमें सब आते थे। बट देर आर वेज, वो आप कंसल्टेंट हो, आपको पता ही है कि डिफरेंट पाथवेज हैं। एक्सप्रेस एंट्री से आपका नहीं बन रहा तो आप दूसरे किसी पाथवे से आ सकते हो। करेक्ट। करेक्ट। सो या इमिग्रेशन तो रुकेगा नहीं। अभी इन्होंने रिएक्टिव स्टेप लिया है, प्रोएक्टिव नहीं लिया, बिकॉज यू आर नॉट अ स्मॉल कंपनी। कनेडियन गवर्नमेंट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट। जिसको प्रिडिक्शन करके आगे 5 साल का इमिग्रेंट्स बुलाने चाहिए थे। करेक्ट। मुझे लगता है आपने इमिग्रेंट बुला लिए, फिर सोचा अरे इनका करेंगे क्या, घर और नहीं है। अब तो ज़्यादा बुला ली हमने। आपको ज़्यादा बुलाने ही नहीं चाहिए थे, बिकॉज आपको आगे का प्लान करना चाहिए था। पहले 5 साल कितने चाहिए आपको। एक साल में अगर आपको 6,000 चाहिए तो आप 6,000 बुलाते, अगले साल 6,000 बुलाते। आपने एक साल में 18,000 बुला लिए, तो ऑब्वियसली देयर विल बी chaos। सो इट इज़ नॉट अ फॉल्ट ऑफ अस पीपल हु इमिग्रेटेड। आपके पास अगर 6,000 जॉब्स की, आप 6,000 ही बुलाते ना लोग। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करने की, ग्रोथ का प्लान नहीं था। आपके पास घर नहीं थे, आपके पास जॉब्स नहीं बढ़ाई, हॉस्पिटल नहीं बढ़ाए। ब्रैम्पटन में आज की डेट में एक ही हॉस्पिटल देखने को मिलता है, राइट। सो यू शुड हैव इन्वेस्टेड। तो वो थोड़ा सा मेरे को एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस गलत लगता है कि क्यों स्टूडेंट्स को और इमिग्रेंट्स को बुरा बोला जाता है। यार आपने बोला था ना, है हमारे अवेलेबिलिटी, जॉब्स हैं, आओ। हमने तो आपको NOC कोड दिया था ना, कि इस NOC कोड पे आ रहे हैं, हमारे लिए ये जॉब है। आपने बोला हो है, आ जाओ। तो फिर क्यों इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। करेक्ट। सो वो है थोड़ा सा रिएक्टिव। अब मे बी ये उस पर काम कर रहे हैं, प्रोएक्टिव स्टेप लेंगे। कर दिया। हाँ, तो अब जो नाउ दे आर गेटिंग इनटू रिक्रूटमेंट्स। हाँ, सो द नेक्स्ट फेज विल बी, एंड जो पॉलिसी पेपर भी जो सबमिट हुआ है उसके अंदर दे गेटिंग इनटू रिक्रूटमेंट्स। सो अब बॉल पार्क आने वाले समय में ऐसा लगता है कि बॉल पार्क जो होती है ना, कि सब आ जाओ, वो सबको छोड़ के पिक एंड चेरी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ हो रहा है। तो दैट इज गुड कि हाँ, हेल्थ केयर वर्कर ग्रैनुलर लेवल पे भी जा सकती है, लाइक इंडिविजुअल लेवल पे भी चेरी पिकिंग हो सकती है, कि हमें हार्ट सर्जन चाहिए। यस। हाँ, तो दैट इज गुड। बट आई होप कि वो हार्ट सर्जन आए तो वो ऊबर ना चलाए, फिर उसको ये जॉब दिलाए, मेक श्योर करें, इतनी अच्छी प्लानिंग करें। अगर इतना टाइम ले रहे हैं, 2 साल इमिग्रेशन रोक रहे हैं, सो अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज बहुत स्किल्ड लोग आए हैं कनाडा में, तो वो इकोनॉमी को हेल्प ही करेंगे। कोई स्टार्टअप खोलेगा, कोई डॉक्टर्स की कमी पूरी करेगा, कोई हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेगा, कोई जॉब्स क्रिएट करेगा। सो आई वुड से कि उससे हेल्प ही होगी अगर स्ट्रीमलाइंड वे में करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, UK ये सब बहुत स्ट्रीमलाइंड में करते हैं, ऐसे फ्लड गेट ओपन नहीं कर देते हैं, थोड़े से करते हैं जितने चाहिए इमिग्रेंट, फिर बंद कर देते हैं। तो अभी इन्होंने जो ओवर इमिग्रेट करवा लिया उसको सेटल करें पहले, और आगे प्लान अच्छे से करके फिर खोले फ्लड गेट्स। अब फ्लड गेट्स होपफुली नहीं खुलेंगे। हाँ, थोड़ा सा खोल देंगे।
आपको आई एम श्योर आपके यूट्यूब के थ्रू बड़े सारे लोग, जैसे बात होती है शाहरुख खान वाली बात की नो, बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं ऑल. तो टेल मी अ फनी स्टोरी या मे बी अ वेरी सरप्राइजिंग स्टोरी. पिछले 3-4 महीने में आई एम श्योर बड़े सारे लोग फ़ोन करते होंगे ना. हैज़ देयर बीन एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन या फिर कुछ एक किसी क्लाइंट के साथ कुछ एक खतरनाक सा हुआ है? क्योंकि नया बिजनेस है, नई जर्नी है, आपके लिए भी नया एक्सपीरियंस है. व्हाट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू वुड? अभी तो रिसेंटली हुआ है बट एक तो बड़ा शॉकिंग था. मिल्टन वाले घर में 3 साल पहले की बात है. स्नो स्टॉर्म, बहुत तगड़ा वाला स्नो स्टॉर्म की वार्निंग आ रखी है और बाहर आप ट्रैफिक में नहीं निकल सकते, आप मत जाओ, वार्निंग आ रखी है. कोई भी ड्राइव नहीं कर रहा था. करेक्ट. हमारे घर की बेल बजती है. पहले तो हम ये डर गए कि कौन आ गया स्नो स्टॉर्म में. और फिर हमने डोर खोला तो एक बंदा खड़ा था. आई डोंट रिमेंबर द नेम. आई एम सुमित. कनाडा कपल. यस. पहले तो हम डर ही गए कि आ कौन गया, राइट, क्योंकि नहीं पता हो, क्योंकि हमने कभी घर का एड्रेस नहीं दिया. सो उसने फिर बोला बिग फैन, माय फैमिली इज आउटसाइड. सामने कार खड़ी थी और दे आर इनसाइड. सो हम तो डर गए. मतलब क्योंकि इंडिया में हमारे ऐसे नहीं है ना कि कोई भी आके ऐसे कर देगा. और यूज टू नहीं थे. मे बी यूज टू होते तो हम बोलते हैं हाँ जी नाइस टू मीट यू, आओ अंदर. सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम अंदर उस टाइम बुलाएं, बट इतना हम डर गए थे कि हमारी हिम्मत नहीं हुई. बिकॉज यूज टू नहीं था. पहली बात तो हमने घर का जब एड्रेस कहीं रिवील नहीं है कि आपने कैसे, हाउ डिड ही नो. हाँ, तो मैं बताता हूँ. फिर उसने फिर ही वॉज एक्सपेक्टिंग हम अंदर बुलाएंगे, बट हम डरे हुए थे. स्नो स्टॉर्म था इतना तगड़ा वाला. हम उस टाइम, हमारी गलती, आई डोंट नो, कि हमने नहीं बुलाया अंदर और बाहर से बात करके वो चले गए. स्नो स्टॉर्म था. वो कह रहा था कि मैं फ्रेंड से मिलने आया हूँ किसी से. सो हम अंदर बैठ के डर भी रहे हैं, बुरा भी लग रहा है कि किसी गलत बंदे को तो नहीं मना कर दिया. बिकॉज हमें बहुत हेट कमेंट्स भी आते, तो हमें डर भी लगता था कि कोई गाड़ी पे कोई अटैक कर सकता है या हमारे भी कोई हेटर हैं. और हो सकता है, ऐसा नहीं है. मनप्रीत कभी मुझे कस्टम प्लेट नहीं कराने देती. कहती कि गाड़ी तुम्हारी पहचान लेंगे और कुछ जो हेटर होगा, जो जेलसी करता है, कर सकते हैं. बट वो थोड़ी भोली है. उसको ये नहीं पता कि गाड़ी का नंबर अभी भी तो सेम है. वो पिक्चर खींच लेंगे तो सेम नंबर तो पता ही है. बट एवर मैं हिंट नहीं दे रहा किसी को, ऐसे करना मत. पता चले गाड़ी. अब तो मैं चलो ब्लर कर देता हूँ नंबर, वट एवर. बट फिर उसका 1 घंटे बाद मैसेज आया बंदे का फोन पे, इंस्टाग्राम पे. ओके. कि सॉरी, आई रियलाइज दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द ड्रोन शॉट आई वाज एबल टू फिगर आउट द स्ट्रीट एंड दैट्स हाउ आई फिगर आउट एंड आई नो योर डोर कलर एंड देयर इज अ फायर हाइड्रेंट आउटसाइड योर हाउस. ओह गॉड. सो आई वाज एबल टू फिगर आउट. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती नहीं करी, कि आप स्नो स्टॉर्म में मेरा घर पहली बात तो मेरा घर आइडेंटिफाई आप क्यों कर रहे हो. करेक्ट. कि ये इसका घर है, तो प्राइवेसी को वो करना होगा. जब हमने घर का नंबर अपना ब्लर करा हुआ है हर जगह, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर करना भी है आप मैसेज करो पहले एंड देन ऑब्वियसली वी विल इनवाइट यू, आप घर पे आओ, वट एवर. और स्नो स्टॉर्म में आप आ रहे हो तो हम डरेंगे ना. अगर आप नॉर्मल डेज पे आते शायद हम तो वैसे भी एकदम अनअनाउंस्ड तो बंदे को डर लगता है यार. आपके घर में कोई आ जाए, मैंने आपके वीडियो देखे थे, आप मतलब सोचो कि मैं इसको बुलाऊं ना बुलाऊं, क्योंकि आप नहीं जानते ना उसे. करेक्ट. इनफैक्ट आपकी इंस्टाग्राम पे भी कभी बात नहीं हुई और कुछ भी है. सो फिर उसने बोला, उसने रियलाइज़ कर लिया कि आई एम सॉरी दिस एंड दैट. फिर बाद में कभी हमने मीटअप करा था ब्रैम्पटन में, तो उससे मिले थे हम. बाद में वो रियलाइज़ किया उसने कि हाँ थोड़ी सी गलती थी. मैं भी सॉरी फील कर रहा हूँ कि आपको उस दिन घर पे नहीं बुलाया, बट हम डर गए थे. पहली बार हुआ ऐसा. दिल्ली में भी नहीं हुआ कभी ऐसा. इस बार दिल्ली की मीट कैसी थी आपकी? दिल्ली का मीटअप बहुत अच्छा था. क्या किया? पुणे में किया था एक मीटअप. ओके. पहले हम नहीं कर पाते थे बिकॉज बहुत बिजी रहता था. इस बार भी थोड़ा बिजी था बिकॉज ऑफ बेबी एंड थोड़ा सा गर्मी में वहाँ पे नहीं मैनेज होता. मैं गाड़ी नहीं चला रहा था बिकॉज कभी 5 साल में चलाई नहीं दिल्ली में गाड़ी. सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए ऊबर में सब कुछ धक्के वगैरह खा के. कितने लोग आए थे? 50 के आसपास. इजी टू मैनेज? नहीं, पुणे में किया कि दिल्ली में किया? दोनों. अच्छा, दोनों में. इजी टू मैनेज. थोड़े एफर्ट तो हैं. आपको जगह पहले मैनेज करनी है, मेक श्योर करना कि वो स्नैक्स करे. ऐसे नहीं मैं चाहता था किसी पार्क में करवा लिया और बुला लिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था. आराम से माइक हो, बात हो तसल्ली से. सो पुणे वाला हमने फ्री इवेंट रखा था. ओके. एंड यू पेड फॉर एवरीथिंग? आई पेड फॉर एवरीथिंग. जो भी $10,000 रुपये लगे थे एंड दैट्स फाइन. बट मैं चाहता था कि लोग आए. ओके. तो मुझे लगा कि फ्री वाला इवेंट था, तो इसलिए लोगों ने बोला फ्री है ना यार,
नहीं जाते हाँ। तो 70% आए लोग, 30% आए नहीं। ओह, तो क्योंकि लिमिटेड सीट थी बैंक्वेट हॉल में, तो मुझे बुरा लगा कि जो बेचारे बोल रहे हैं कि सोल्ड आउट हो गया, हम बुक नहीं कर पा रहे, रजिस्टर नहीं कर पा रहे, उनकी वजह से वो भी नहीं आ पाए सीरियस बंदे। इनफैक्ट मुंबई से भी ट्रैवल करके कई लोग आए थे पुणे। तो मेरे को बुरा लगा, फिर इसलिए मैंने दिल्ली वाले में मिनिमम टिकट रखी थी, आई थिंक 50 या 100 रुपये, विच इज़ नथिंग। उससे डबल तो मैंने कैफ़े के पे किए थे, बिकॉज दिल्ली के कैफ़े महंगे हैं पुणे के कैफ़े से। तो कई लोगों ने उस पर भी हेट बोला था कि 100 रुपये क्यों ले रहे हो। उसका रीज़न ये था कि जो लेगा 100 रुपये वो एटलीस्ट 2 बार सोचेगा कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, बिकॉज सीरियस बंदा आएगा। मैंने काफ़ी सारे लोग सिर्फ बाय करके छोड़ देते हैं कि तब फ्री होंगे तो देख लेंगे, नहीं हुआ हाँ, फ्री रजिस्टर कर रहे थे कि कर लो फटाफट। तो उसका पर्पस ये था, तो इसलिए जो टर्न अराउंड था दिल्ली में वो बेटर था। सो 95% लोग आए थे। सो वो अच्छा हुआ कि किसी की सीट वेस्ट नहीं हुई। जो लोग आना चाहते थे सीरियस, वो सारे सीरियस आए, और कॉन्वर्सेशन भी थोड़ी बेटर हुई क्योंकि सीरियस लोग सारे आए थे जिन्होंने रजिस्टर किया था। बट ओवरऑल सबका वही थे क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइफ इन कनाडा, यही सब जो चल रहा है। सब डरे हुए हैं कि क्या रिवर्स इमिग्रेशन। हाँ, बट वही मैंने थोड़ा सा पैसिफाई करा कि आप रीज़न सोच के जाओ कि क्या आपके रीजंस हैं। ये सोच के जा रहे हो कि यहाँ पे मेरी लाख रुपए सैलरी है और वहाँ पे मैं इतनी सैलरी कर लूँगा, इससे बेटर हो जाएगा। रीज़न पैसा तो मतलब बहुत लेटर स्टेज पे आके उतना आता है कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया वाली कर लोगे। उसके अलावा चीज़ें देख के जाओ कि क्या रीजन है आपके मूव होने के। वही लाइफ इन कनाडा रिलेटेड क्वेश्चन से मोस्टली। मेरा आपसे ना एक एक्सपीरियंशियल सवाल है जो कि रुतबे से रिलेटेड है। अच्छा, ओके। सो बेसिकली रुतबा कॉन्टेक्स्ट लोगों को पता नहीं होगा, अभी आप दोगे कॉन्टेक्स्ट। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि जब आप कनाडा आए, है ना, तो इंडिया से सबको आदत होती है कि बैग उठाने वाला कोई है, सामान उठाने वाला ही है। आप आए, आने के बाद आपकी लाइफ एकदम बदल गई, है ना। पहले तो बताओ कि उस बदलने के बाद अपना छोटू होने का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? एंड कम्स द रुतबा आल्सो, राइट? मतलब बेबी होने का भी, एंड देन कनाडा में ओवरऑल कि यू बिन हियर, एंड इंडिया में तो काम करने के लिए सब लोग होते हैं, इंडिया में तो सब कुछ करने के लिए हैं, राइट? बट यहाँ पे आके अपना छोटू बनना कैसा लगता है? लाइक एंड यू आर बिजी, यू आर अर्निंग मनी, बट फिर भी अपना छोटू होने की एक आदत जाती नहीं है, राइट? मतलब आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है। हाउ इज लाइफ टुडे? ओके, सो ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ओवरऑल पॉजिटिव चेंज हुआ है। ओके, तो अगर मैं बताऊं बैकग्राउंड, तो जैसे बोला कि मैंने लोअर मिडल या फिर हम्बल फैमिली से स्टार्ट किया और अपनी फैमिली को मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचाया कि हायर मिडिल क्लास में आ गए। ठीक है। सो जब आप वहाँ पे आ जाते हो, फिर आपके पास हाउस हेल्प भी होती है, कुछ आपको शॉपिंग करनी है, सोचना नहीं किस रेस्टोरेंट में जाना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, वटेवर। और आप खुद से कोई काम भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैंने तो मतलब स्क्रू ड्राइवर भी नहीं चलाया था, पापा कर देते थे, या फिर बाहर से बहुत इजीली लेबर मिल जाती थी दिल्ली में, आपको पता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो नहीं है उतनी इंडिया में है, इज़ लाइक कि मैं मैनेजर लेवल पे पहुँच गया हूँ, मैं वीपी लेवल पे पहुँच गया, मेरे अंदर 50 बंदे हैं। सो ये बहुत मेरे पास पूरा नॉर्थ रीजन है, रुतबा है मेरे पास। एशिया में संभालता हूँ, एशिया पैसिफिक। हाँ, रुतबा। तो वो चीज़ वहाँ पे होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस लेवल पे आप पहुँचते हो। करेक्ट। और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं आपके पास कि ये पूरी टीम है आपकी 20 लोगों की, आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको मेक श्योर करना है कि ये खुश रहें, रिटेंशन रेट कम रहे, और कंपनी का जो सर्वे होता है उसमें आपकी टीम से अच्छे स्कोर्स आए, आप अच्छी हायरिंग करो, इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे से करो, मेक श्योर करो कि गैदरिंग्स होती रहें, टीम पार्टीज होते रहें, सब एंगेज करें और प्रोडक्टिविटी आए। आप हैंड्स ऑन नहीं कर रहे हो, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी मैनेजर को दे रहे हो, सो थोड़ा सा तो आएगा उसके अंदर रुतबा, थोड़ा सा एरोगेंट आएगा, ठीक है। वो कनाडा के ब्रेक होता है, और वो होना चाहिए, बिकॉज कनाडा का वर्क कल्चर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर 10 बंदे आप बस मैनेज कर रहे हो उनको। यहाँ पे अगर कोई बंदा, आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई बंदा नहीं काम कर रहा,
उसको पता है उसकी जॉब चली जाएगी। करेक्ट। यहाँ पे इतना कंपटीशन है और यहाँ पे जॉब ना होना इज़ अ वेरी बिग थिंग कि आपकी जॉब से सेविंग नहीं हो रही, आपका घर ही चल रहा है। करेक्ट। तो इमरजेंसी फंड्स किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते, तो उसको जॉब बचानी है अपनी। सो इसलिए यहाँ पे पीपल मैनेजर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, राइट। बहुत हायर लेवल पे कोई होंगे तो वो भी कंपनी ग्रोथ में बिजी होंगे, नॉट बिजी माइक्रो मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ और पीपल मैनेजमेंट में। करेक्ट। सो वो एक टूटता है कि वो आप हो, मैं तो मैनेजर हूँ, 20 लोग संभाल रहा हूँ। यहाँ पे आया, नहीं मिली उस लेवल पे जॉब, और मिलती भी नहीं है। अभी भी मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी, बट वो लेवल नहीं था कि मेरे अंदर 20 लोग हैं, ऑल द डिफरेंट टीम के मेंबर हैं, उनको मैं संभाल रहा हूँ, उनसे ऐप डेवलप करवा रहा हूँ, बट ये नहीं जाके पूछ रहा कि आप खुश हो। पीपल मैनेजर नहीं। हाँ, पीपल मैनेजर नहीं हूँ, काम, टेक्निकल काम, प्रोजेक्ट डिलीवरी, दैट्स इट, विच इज़ गुड, बिकॉज मुझे मतलब नहीं है कि वो खुश है नहीं खुश है, मुझे मतलब नहीं है कि वो 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर रहा है, 5 घंटे में, काम ढंग से डिलीवर हो रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस है, वो यहाँ पे मैटर करता है। बिकॉज यहाँ पे इतना फोकस नहीं किया जाता कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और वो सब, टीम पार्टीज हो रही हैं, स्टार ऑफ द मंथ मिल रहा है, ऑन साइट मिल रहा है, वो इतना नहीं फोकस होता। सो मेरे को वो लेवल नहीं मिला, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर मिला, और मेरा प्रोफाइल भी चेंज हुआ। एनालिटिक्स प्रोफाइल से मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आया, डिफरेंट प्रोफाइल था विच आई स्टार्टेड लाइकिंग, और उसमें ही मैंने फिर ग्रो किया था। तो मेरा एक कलीग आया इंडिया से, वो यहाँ पे, वो मेरा कलीग था, उसको पता था कि क्या मैं टीम मैनेज करता था। मेरा जो AES होता है ना, एसोसिएट एम्प्लॉयमेंट सर्वे, उसमें मेरा सबसे बेस्ट स्कोर आता था अपने कंपनी में। सो इसका मतलब मैं अच्छा मैनेजर था, राइट। सो इसलिए मैं हाईलाइट में रहता था। तो उसने आके बोला कि यार क्या कर लिया तूने, कनाडा क्यों आया तू, तेरा रुतबा चला गया। इसलिए मुझे वर्ड नहीं भूलता, रुतबा। और वो चीज़ मैं उससे काइंड ऑफ सीख चुका था, कनेडियन कल्चर, कि यहाँ पे रुतबा कुछ मैटर नहीं करता। मेरा रुतबा और मेरे मैनेजर का रुतबा और उसके रुतबा डजंट मैटर। वो भी कभी फायर हो सकता है, और जितना ऑलमोस्ट अथॉरिटी उसके पास है उतनी मेरे पास है, जितनी स्किल्स उसके पास है मेरे पास है। सैलरी भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मेरी 50 है तो उसकी 2 लाख है। सो बहुत सिमिलर रहता है। तो मेरे को उस टाइम पे, अगर वो शुरू में पूछता मेरे से, जब मैं कनाडा आया था 2-3 महीने में, तब मेरे को पिंच होता, बिकॉज वो तो दुखती रक्त थी ना ये, क्योंकि तब तो मेरा ब्रेक हो रहा था। करेक्ट। वो ईगो ब्रेक होना चाहिए हर किसी का, जिसका नहीं होता ना उसको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है। बिकॉज मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका ब्रेक नहीं होता और वो 2 साल बाद ऐसी जॉब में जाते हैं, बिकॉज आते हैं उनको मिल जाती है ऐसी जॉब जिसमें वो सेम रुतबा होता है। करेक्ट। बट फिर 2 साल बाद जब जॉब चेंज करते हैं, फिर उनको लगता है ये क्या है, फिर वो छोड़ के जाते हैं। करेक्ट। शुरू में वो फेस हो जाना चाहिए, ईगो ब्रेक होना चाहिए वो। करेक्ट। तो उस टाइम पे मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मेरे को बस हंसी आई कि मैंने बोला कि मैं भी इसी थिंकिंग से आया हूँ कि रुतबा यार ब्रेक हो गया, कितने 50 बंदे हैं मेरे अंडर, तू मैनेजर बन गया, तू डायरेक्टर बन गया, और व्हाटएवर, यहाँ मैटर ही नहीं करता। 20-20 साल से लोग बिजनेस एनालिस्ट के रोल पे बैठे हुए हैं। करेक्ट। ऐसी रोल जानबूझ के लेते हैं लोग। हाँ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। इतना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग डेवलपर मेरी टीम में 40 साल का, एक ही टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा, कह रहा मैं इसी पे हूँ 20 साल से रोल पे, मुझे ग्रो ही नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज सैलरी हाइक होता नहीं यहाँ पे, 1% होता है। जॉब उसको चेंज करनी नहीं, जॉब चेंज की सैलरी, अगर यहाँ पे सैलरी बढ़ानी है तो जॉब चेंज करनी पड़ती है, उसको नहीं करनी। तो रिलैक्स होकर बैठे हैं, मे बी साइड में कुछ करता हूँ, मे बी ना करता हूँ, उसकी लाइफ चल रही है। जैसे हमारा आपका माइंडसेट है कि हमें बिजनेस करना है, सुपर रिच बनता है, कईयों का होता है कि लेड बैक रहना है, मेरे को ज़िंदगी काटनी है, सुकून की, सैलरी आ रही है 5000, मेरा 3000 खर्चा खत्म। करेक्ट। उनको नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी, उनको नहीं ये हैसल में पड़ना, उनको ज़िंदगी अपनी आराम से काटनी। करेक्ट। सो इसलिए लोग चेंज नहीं करते, और इसलिए उनको रुतबे की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। तो मेरे को इसलिए हंसी आई थी कि यार यहाँ पे ना कल्चर डिफरेंट है। तो मुझे पता चल गया, ट्रेन हो गया होगा। नहीं, वो तो इंडिया से प्रोजेक्ट के लिए आया था, तो वापस चला गया। वापस चला गया। तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पे सिर्फ आप सैलरी बढ़ाओ, करेक्ट, एंड कुछ ना कुछ सीखते जाओ, और आप स्ट्रेस नहीं होने चाहिए वर्क पे। करेक्ट। बस ये आपको चीज़ मिल रही है, तो डज नॉट मैटर कि आप जूनियर इंजीनियर हो, आप VP हो, डायरेक्टर हो, ये लेवल वाली गेम वहाँ पे ही सही लगती है। यहाँ पे नहीं चलती। यहाँ पे डजंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे मे बी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसकी 80,000 होगी सैलरी, और मे बी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसकी 150,000 होगी। करेक्ट। तो डज नॉट मैटर, सैलरी मिल रही है, आप स्ट्रेस नहीं हो वर्क पे, वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस मोस्टली सब होता ही है कनेडियन कंपनीज में, 9 to 5। करेक्ट। दैट इज गुड इनफ। गुड इनफ, राइट।
सो वो ब्रेक होना चाहिए इनिशियली, सबका होना चाहिए। मैं तो लकी था कि मेरी 2 महीने में जॉब लग गई, बट अगर मुझे टिम हॉर्टन्स में भी जॉब करनी पड़ती मेरा वो बिल्कुल ही ब्रेक हो जाता, और मेरा हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा पोलाइटनेस, हम्बलनेस आ जाती है जो आनी चाहिए शुरू में हर किसी में। तो ये रिवर्स माइग्रेशन कर कौन रहा है? What is the reality of? हाँ, मैं आप पॉडकास्ट करता हूँ, मैंने बहुत लोगों से बात करी। मैं तभी आपसे सवाल पूछा है। Like you've asked this, you've gotten reality of it. मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कर रहा है रिवर्स माइग्रेशन? 3 टाइप के लोग हैं। 1 टाइप के वो जो बहुत पहले कनाडा आए हैं, बहुत पहले वो सेटल्ड हैं, बट उनको लगता है कि नहीं, हमें अब या तो रिटायरमेंट या फिर अब सिचुएशन उतनी सही नहीं रही, जो मैंने बोला ना गैप, तो मे बी उनके लिए गैप बराबर हो गया, तो वो जा रहे हैं। ओके। और अगर वो 10-15 साल यहाँ थे तो मे बी वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। ओके। इंडिया जाके वो कुछ भी ना करें तो इतने होंगे कि किसी इन्वेस्टमेंट एंड दे हैव बिल्ट इनफ इक्विटी। या सो मे बी उनकी यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो या फिर वहाँ जाके किसी म्यूचुअल फंड एफडी में डाल दे तो इतनी उनकी 3-4 लाख इनकम आ जाएगी। करेक्ट। दूसरे टाइप के वो लोग हैं जो कोविड से पहले आए हैं, रिसर्च करके नहीं आए। ओके। रिसर्च करके एज इन, जैसे आपने बोला उतने वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, तो हम सिर्फ सोच के आ गए कि बहुत रिच हो जाएंगे, या फिर प्लान भी था। करेक्ट। ठीक है। तो अब जब सिचुएशन बुरी हुई तो फिर वो वापस आ गए। तीसरे टाइप के वो जो जेन्युइन है, जो आफ्टर कोविड आए, बिकॉज आफ्टर कोविड का कनाडा और बिफोर कोविड का कनाडा डिफरेंट है। करेक्ट। बहुत डिफिकल्ट है सिचुएशन। हमारी 2018 में 2 महीने बाद जॉब लगी थी कनाडा आने के बाद, और हमें वो सिचुएशन लगती थी कि कितनी डिफिकल्ट है। अब हमें लगता है वो कितनी इजी थी। जॉब तो लगी थी। करेक्ट। यहाँ पे 6-6 महीने से अभी लोग बैठे हुए हैं जिनकी जॉब भी नहीं लगी। करेक्ट। सो वो लेबर जॉब कर रहे हैं, फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, उनसे तो हमारी फिर भी बेटर थी। तो अब सिचुएशन बुरी है। मतलब वो लोग पहले रिसर्च हम नहीं करके आए थे तब भी सर्वाइव कर गए। करेक्ट। अब सिचुएशन इतनी बुरी है कि अगर जो रिसर्च करके नहीं आएगा दे विल एंड अप गोइंग बैक, बिकॉज उनको बहुत अच्छे से रिसर्च करके कंपेयर करना पड़ेगा कि अभी इंडिया में लाइफ क्या है, यहाँ पे जाके क्या होगी। प्रॉपर बहुत अच्छे से रिसर्च करके आना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं बहुत थॉरो रिसर्च, जॉब्स का नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर जॉब्स का, या फिर कई लोग तो ऐसे भी हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे वो फील ही नहीं आ रही सिटी की। पिछले हफ्ते क्लाइंट से मिला था, वो कह रहे हैं हम मुंबई में रहते थे, हमें वो मुंबई वाली फील ही नहीं आ रही, हम जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ फील नहीं आ रही, जा रहे हैं, सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ सेटल्ड है, चले गए। 3 साल बाद चले जाएंगे सिटीजनशिप लेके, या फिर वो अगले साल चले जाएंगे, और वट एवर। मतलब बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड है। सो जस्ट इमेजिन कि सैलरी भी है अच्छी, जॉब अच्छी मिल गई, सब कुछ है। अभी वो चाहे तो अभी घर ले लें, उनके पास डाउन पेमेंट भी है। अब वो सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लेंगे, वट एवर। बट वो कह रहे हैं मेरे को जाना ही है, अभी नहीं तो 3 साल बाद जाऊँगा। कल एक बंदे से बात हुई है, वो कह रहा है मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है। मैं अच्छा जी, कह रहा मैं बट सितंबर में जा रहा हूँ इंडिया। तो अभी प्रॉपर्टी क्यों ले रहा है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जाना है ही। तो मतलब क्यों ये रिसर्च नहीं करी कि कनाडा इज नॉट लाइक मुंबई, GTA इज नॉट लाइक मुंबई, GTA इज नॉट लाइक दिल्ली। कभी कभी आपको वो वैसा माहौल मिल जाएगा, आपके फ्रेंड सर्कल अगर बन गए तो आप में भी चले जाओगे किसी लाउंज में, रेस्टोरेंट में। आई थिंक ओवर द इयर्स डेवलप होता है। नहीं, ओवर द इयर्स होता है। मतलब पहले आप कभी भी आओगे ना यहाँ पे, आपको लगेगा कि बड़े आप, मेरे को लगा था दिल्ली मुंबई से जो भी आते हैं अर्बन सिटी से, उनको प्रॉब्लम आती है। वो हमें भी हुई थी, बट अगेन बैकअप प्लान नहीं था। उस बंदे का बैकअप प्लान है। इन दोनों की जो मैं बात कर रहा हूँ केसेस, इन दोनों का बैकअप प्लान है। वो कह रहा है मेरी भी जॉब लग जाएगी, वो कह रहा है मेरी भी लग जाएगी सेम। सो अगेन, अगर आपका बैकअप प्लान है, कहते हैं ना लोग होना चाहिए, उस टाइम सोचो जब प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि या जब एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, रिवर्स माइग्रेशन आपके पास टाइम है ना, 3-4 महीने यहाँ पे होंगे। आप सोचो, फिर आप प्लान बनाओ, वट एवर। ब्रिजेस बर्न मत करो, बट सोच के मत आओ कि अच्छा 6 महीने में नहीं हुआ चले जाऊंगा, फिर तो 6 महीने में कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए वो लोग अब जा रहे हैं और चले जाएंगे, और वट एवर। बट एक और भी मैं इंसाइट आपको देना चाहूँगा, आई होप आपको पता ही होगी और लोगों को भी पता होगी। स्टिल मैं अब रियल टाइम फेस किया तो मैं बता सकता हूँ। मेरा भी यही था, मैं भी वीडियो बना रहा था कि कनाडा की बुरी हालत है, जो कि है, ठीक है। सो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ कनाडा राइट नाउ। मेरे लिए आई ओपनर था। मैं मैक्सिको गया जैन में, मैंने वहाँ की थोड़ी इकॉनमी देखी, लोगों से बात की स्पेसिफिकली।
उन्होंने बोला कि सिचुएशन आफ्टर कोविड बहुत बुरी हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग और वट। मैं अबू धाबी गया, वहाँ पे लोगों से बात की, ऊबर ड्राइवर से बात की और लोगों से बात की, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंडिया के लोग हैं। उन्होंने बोला आफ्टर कोविड बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई है। हम दुबई में थे, दुबई से यहाँ आ गए हैं बिकॉज वहाँ पे जॉब्स नहीं और वट। फिर हम गए बाली। बाली में भी सेम सिचुएशन कि आफ्टर कोविड बहुत ख़राब हो गया है, खतरनाक हो गया। इंडिया गए, इंडिया में भी ऐसे आफ्टर कोविड हो गए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम अगर कनाडा में बैठे हुए ना और उतनी डिटेल में रिसर्च नहीं कर रहे और कंट्रीज की इकोनॉमी के बारे में, इट डजंट मीन कि सिर्फ कनाडा का ही बुरा हाल है, हर जगह बुरा हाल है, हर जगह बुरा हाल है। यूएस इस टाइम पे बहुत बुरे हाल में है। यूएस का मैं ट्रैवल नहीं किया, ना मेरे फ्रेंड है, तो मुझे नहीं पता। आपके पास रियल एक्सपीरियंस होगा, फ्रेंड से बात करोगी तो आपको यूएस का भी पता है। सो ठीक है, कनाडा का बुरा हाल है, सब जगह बुरा हाल है। कनाडा का मे बी स्लाइटली थोड़ा और ज़्यादा बुरा होगा बिकॉज ऑफ लीडरशिप नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अगर आप ये सोच के कि अभी ये सिचुएशन ख़राब चल रही है, यहाँ पर मैं दूसरी जगह चले जाऊँगा और ठीक हो जाएगी, तो आप इंडिया से क्यों आए थे फिर? करेक्ट, इसलिए आए थे ना कि वहाँ जाके मेरी कनाडा में सिचुएशन सही हो जाएगी। यहाँ पे आके अब यहाँ से नहीं होगी तो फिर वापस चले जाओगे। और वहाँ पहले, अब यहाँ कनाडा आते हुए रिसर्च नहीं करी थी, अब वापस जाते हुए तो रिसर्च कर लो कि वहाँ पे क्या, वहाँ जाएंगे फिर दोबारा बुरा लगेगा, फिर आएंगे। और आ रहे हैं लोग, आई एम टेलिंग यू। हाँ, आने वाले मेरे पास 2 क्लाइंट अभी रेडी। जो वेव चली थी ना 2016 से 2020 तक कनाडा आने की, और सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हो गई थी कोविड के टाइम पे, बट सोशल मीडिया पे वो चल रहा था करेक्ट नैरेटिव की आओ आओ आओ, तो लोग सिचुएशन ख़राब होने के बाद भी आते गए। मैं बता रहा हूँ ना, वो ट्रेंड, सोशल मीडिया ट्रेंड को नहीं पता कब रुकना है। करेक्ट। सो अभी जब सिचुएशन सही भी हो जाएगी ना, वो रिवर्स इमिग्रेशन वाला भी ट्रेंड चल रहा होगा, तो वो बेचारे जो मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता वही वाली सिचुएशन हो जाएगी। सिचुएशन जैसी ठीक हो जाएगी तब भी लोग यहाँ से मूव कर देंगे, फिर वो कहेंगे यार कनाडा बेटर था। सो इट्स लाइक कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कनाडा आने का, प्रॉपर रिसर्च करके आओ। करेक्ट, कि आपको बैकअप प्लान भी सोचना ना पड़े। फिर आप इतना तो यार कर ही लोगे ना, आप अगर आपने इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर कर लिया, इतना तो आप कर ही लोगे कि आपको लाइक खाने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। रेंट आपका, ग्रोसरी आपका, ये सब सैलरी से निकल जाएगा। इतनी जॉब तो कर ही लोगे। करेक्ट। नहीं कर लोगे तो और स्मार्ट होगे तो कोई और बिजनेस सेटअप कर लोगे आपकी तरह। तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। करेक्ट। इफ हरमीत वाज टू रिपीट दिस जर्नी इन 2024, व्हाट 3 थिंग्स would you want to change in your journey perspective? सिर्फ अपनी जर्नी से बताना कि क्या 3 चीज़ें आप अलग करोगे अगर 2018 में आए और 2024 में दोबारा आओगे। पहली बात तो मेरे पास इस टाइम बहुत एडवांटेज होता कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो ब्लॉग पढ़ेगा, कोरा में पढ़ेगा, फेसबुक पे क्वेश्चन पूछेगा। मैं वीडियो से पॉडकास्ट देख के सीखता हूँ बहुत। एडवांटेज ये है पहला कि मेरे पास बहुत सारा वो कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। अब अगर मैं 200 वीडियो देख लूँ अभी कनाडा की लाइफ के बारे में, डिफरेंट क्रिएटर्स के, 50 क्रिएटर्स के, मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगी। करेक्ट। अगर कोई सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए बना भी रहा रिवर्स इमिग्रेशन का, तो वो 5-6 होंगे, बाकी कहीं ना कहीं रियलिटी बता देंगे। जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल वे में कर रहे हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं मेरे पॉइंट्स हैं। सो बहुत सारी इंसाइट्स मिल जाएंगी। एक पे किसी पे क्रिएटर पे बिलीव मत करो, 50 क्रिएटर्स के 200 वीडियो देखो। तो ये सबसे बड़ा मेरे पास पावर टूल होगा। करेक्ट। मेरे को पता चल जाएगा बहुत ज़्यादा चीज़ें कि क्या जॉब मार्केट है, विंटर कितनी है, उतना पता ही नहीं था हमें कि कितनी ठंड होती कितनी होती है। जिपर लेके आ गए थे हम अप्रैल में तो ठंड खत्म होगी ये सोच रहे थे, और बस स्टैंड पे खड़े होकर लग जाती थी हमारी। बिल्कुल बुरा हाल हो जाता। सो ये एक सबसे बड़ा है। सेकेंड चीज़, मैं जॉब लेके आऊँगा। क्योंकि हम इतने बुद्धू बोलूँगा कि हम जॉब अप्लाई कर रहे थे, इतनी हमने रिसर्च करी थी कि हमने वर्चुअल नंबर लेके, जो हमने वीडियोस भी बनाया, अब हर कोई वर्चुअल नंबर लेके वहाँ से इंटरव्यू कॉल्स अटेंड करता है इंडिया से। हम कॉल्स अटेंड करते थे रात को 2-3 बजे, और हमारे पास जॉब ऑफर आ गया था कॉन्ट्रैक्ट का। वो कह रहे कितने पैसे चार्ज करोगे आप पर आवर। हमें तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया पता नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट जॉब का पता था, बट वो ये पता था कि इट्स टेम्परेरी जॉब। करेक्ट। फुल टाइम अच्छी होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेकार होती है। कनाडा में उल्टा है, कॉन्ट्रैक्ट बेटर होती है, फुल टाइम उतनी सही नहीं होती, ज़्यादा सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में होती है। सो हम जॉब लेके आ सकते थे, हमने मना कर दिया उसको, नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं चाहिए, फुल टाइम लेंगे हम तो। इतनी बड़ी, आज तक मैं रिग्रेट करता हूँ यार, वो सिचुएशन डिफरेंट होती कि अगर मैं जॉब लेके ही आता। फिर 2 महीने में मिल गई थी, बट वो 2 महीने बहुत डिफिकल्ट थे। बसेस में धक्के खा रहे हैं, कभी नहीं गए बसेस में। आफ्टर हैविंग जॉब बोलूँगा कि 20 साल के बाद कभी मैं बस में ट्रैवल नहीं किया था।
तो वो एक चीज़, दूसरा बेनिफिट होगा कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिल रही होगी। और पता है हमारे फेसबुक ग्रुप से कितने लोगों को जॉब मिल जाती है। HR कोई डालते हैं, वो अप्लाई करते हैं, इंडिया से जॉब लेके आते हैं, बहुत लोग लेके आते हैं। और इतना तो पता ही है, इतना टेक्निकली स्ट्रांग है, एक्सपीरियंस था, तो लेके आते हैं। थर्ड थिंग क्या बोलूँगा, थर्ड थिंग ये चेंज होता कि मैं एक्सप्लोर करता कि US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉट न्यूजीलैंड बट UK, दुबई, यूरोप। पहले मेरे पास सिर्फ था कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को हमने नेगेट कर दिया एंड कनाडा आ गए। करेक्ट। अब मैं ये सब पूरा रिसर्च से तो थॉरो करता कि जो हमें चाहिए थी, क्राइटेरियाज थे हमारे, वो और किस किस जगह मिल सकते हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है। इमिग्रेशन तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाता, करेक्ट, बट वो हमारे उस टाइम पे इजी था। हाँ, बट फिर हमने कनाडा चूज़ किया। बट हाँ, अब मैं ये सारे कंपेयर करूँगा और थॉरो रिसर्च करूँगा। जो थॉरो रिसर्च पिछली बार भी हमने नहीं करी थी, बट एज आई सेड कि बिफोर पैंडेमिक, कंट्री एनालिसिस, हाँ, बिफोर पैंडेमिक सिचुएशन ईजी थी, तो हम बिना रिसर्च करे भी सर्वाइव कर गए समहाउ। अब जो लोग आएंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं अगर आऊँगा तो मैं वो एक थॉरो रिसर्च करके आऊँगा विद द वीडियोस, लाइक 200-300 वीडियो, उससे भी ज़्यादा आई वुड से, कि वीडियो से जो नॉलेज मिलेगी वो नहीं। एंड फिर कंट्रीज़ को कंपेयर करके आऊँगा मैं। ओके, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है वहाँ पे, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, एक एक माइन्यूट डिटेल, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है। ऐसा तो नहीं है ब्रैम्पटन से मिसिसागा जा रहा हूँ बस में 1.5 घंटा लग रहा है मुझे, जो कि लगता था मुझे। और फॉर्मल शूज़ पहन के चल रहा हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है, छिल रहे हैं पैर। सो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। सो ये 3 चीज़ें अभी टॉप ऑफ द हेड मुझे लग रहा है कि अभी, और ये एडवांटेज है आई वुड से, जो अब लोग आ रहे हैं। करेक्ट। कितना आपके पास रिसर्च है, आपसे कॉल पे बात कर सकते हैं, मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। करेक्ट। आपने यहाँ पे आके सक्सेसफुली 4 घर बनाए, राइट? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट वर्कड फॉर यू, हाउ डिड यू सेव, व्हाट वर द राइट मूव्स, आई वुड से? चेस का कौन सा अच्छा दाव खेला जो आपको लगा कि दैट हेल्प्ड यू? सो थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट मेरा नहीं था, बट शुरू इंडिया से ही मेरा माइंडसेट ये था कि अब जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रॉमा था कि करीब ही नहीं देखनी दोबारा, तो हमेशा से ये था कि मेरी अगर 17,000 भी सैलरी थी ना, तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोएडा में ले ली थी जिसका होम लोन था 14,000 का। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास 17,000 है, मुझे घर भी संभालना है और मैं 14,000 लोन पे दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं 17,000 को फिर बढ़ाने की ट्राई करूँगा, जो मैंने डबल कर ली थी विद इन 1 ईयर। तो मेरा माइंडसेट हमेशा से वैसा है, मैं कभी अपने को गरीब सिचुएशन में नहीं देख सकता। गरीब या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मैं किसी रेस्टोरेंट में जाने से पहले उसके रेट कार्ड देख रहा हूँ, कोई ट्रैवल करने से पहले टिकट देख रहा हूँ, पैसे के देख के मैं खर्च नहीं कर सकता, खर्चा करने से पहले पैसा नहीं देखना चाहता। तो उस सिचुएशन में मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, बिकॉज वो सिचुएशन बहुत बुरी देखी हुई है। सो इसलिए इंडिया से वो माइंडसेट था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लो, जो कि कुछ पंगा हो गया था वहाँ पे, बिल्डर ने स्कैम कर दिया था। अभी तक वो प्रॉपर्टी नहीं मिली है, 12 साल हो गए, अभी तक होम लोन जा रहा है। My God. फिर मैंने किया था कि अपने कंपनी में मैंने टैक्सी लगाई थी, कैब्स होती है ना, जो घर छोड़ती है कंपनी से, वो लगाई थी। उसमें भी ड्राइवर ने नुकसान कर दिया, तो वो भी नहीं चला था। बट मेरा माइंडसेट हमेशा से ऐसे था, इन्वेस्टमेंट, हाँ, कि मैंने कोई खर्चा नहीं करना ब्रांडेड शूज़ और इसमें, और महंगे फ़ोन, महंगी घड़ियाँ, टूटा हुआ फ़ोन मैं यूज़ करता, क्रैक। बट मेरे को था कैसे मैं ग्रो करूँ। ठीक है, मैं ऑफिस में तो मेहनत कर ही रहा हूँ, अच्छे हाइक ले रहा हूँ, जॉब चेंज कर रहा हूँ, व्हाटएवर, बट कैसे फास्ट मैं सुपर रिच बन सकता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ आके फिर मेरा माइंडसेट सेम था। ओके, यूट्यूब का मुझे नहीं पता था कि इसको कितना मोनेटाइज हो सकता है, वो नेचुरली हो गया। और मेरे को देर से रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर पहले समझ जाता, एज अ बिजनेस उसको लेता, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता, मैं भी और एफर्ट डालते, ROI बहुत ज़्यादा निकाल सकता था। वो अब रियलाइज़ हुआ, और आज से थोड़े साल पहले हुआ, तो ठीक है, व्हाटएवर। बट जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात आई, तो मेरे पास 20% डाउन पेमेंट थी फर्स्ट घर की। ओके। तो रियल्टर ने बोला कि आप 20% डाउन पेमेंट कर दो, CMS से फीस नहीं लगेगी, 25,000 आपके बच जाएंगे और आप इजीली मॉर्गेज हो जाएगी। सबसे पहला कौन सा घर था? मिल्टन वाला। वो डिटैच थोड़ा सा, कैन यू? सेमी डिटैच। उसकी भी स्टोरी है, बट वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। बट ये हमने फिर रियल्टर के थ्रू नहीं लिया था, हमने बिल्डर से लिया था, खुद से एक्सप्लोर करके सब कुछ। सो बट डिसाइड मैंने उसी टाइम कर लिया था कि मैं 20% डाउन पेमेंट नहीं करूँगा,
मैं इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट करूंगा और जो रेस्ट ऑफ दी मेरे पास कैश है उसकी मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करूंगा। ये आपने कब सोचा? बैक इन 2019। एंड ये सारा पैसा आप घर से लेके आए थे कि आपने यहीं पे जोड़ा? घर से लेके आया था। जो मेरे पूरी सेविंग्स थी मेरी इंडिया की, मैं सारी लेके आया था। और यहाँ पे भी अच्छी सैलरी हो गई थी तो यहाँ पे भी सेविंग हो रही थी, बिकॉज हम रेंट पे रहते थे। रेंट 1500 था। तो मनप्रीत की सैलरी थी, मेरी सैलरी थी। यूट्यूब से उस टाइम पे कुछ नहीं आता था पैसा, इतना कुछ नहीं आता था। सो सैलरी से जोड़ा था एंड इंडिया की अपनी सारी सेविंग्स लेके आए थे, बिकॉज इंडिया में हमारी बहुत अच्छी सैलरी थी। तो ये एक सबसे अच्छा डिसीजन मैं आप बोलूँगा ये था कि मैंने एक घर नहीं लिया। अगर मैं एक घर लेता मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। इकट्ठा 20% ना डाल के आपने मिनिमम किया एंड देन आपने एक और साथ में दूसरा 2 ले लिए घर। जितनी मेरे पास कैश पड़ा था उतने में मैंने 2 घर ले लिए। अब मैं दूसरा घर अब नहीं ले सकता था सेमी डिटैच, तो मैंने कॉन्डो ले लिया। व्हाटएवर जो भी अवेलेबल था। सो ये अच्छा वर्क करा। फिर मुझे उसका बेनिफिट नज़र आया तो फिर मैंने अपना जो करंट घर है वो मैंने बाय करा, वो भी प्री कंस्ट्रक्शन बाय करा। और ऐसे बाय करा कि जब वो क्लोज होगा तब तक मैं जो मेरे को डाउन पेमेंट करनी है वो मैं सेव कर लूँगा। अगर $2,40,000 एज ए डाउन पेमेंट देने हैं 20%, तो अभी मैंने दिए हैं इस साल 50,000, तो अगले साल मैं फिर सैलरी भी बढ़ रही थी, बिकॉज ये मैं बात कर रहा हूँ 2 साल पहले की। तो तब 2018 से लेकर 2022 तक सैलरी भी डबल हो चुकी थी, क्योंकि वही अगेन हसल करते रहने, सैलरी बढ़ाते रहने। सो सेविंग्स फिर मुझे पता था इस साल इतनी करनी, तो मैंने पूरा प्लान करा था। और इस केस में मैं बोलूँगा मैं बैकअप प्लान रखता था। लाइक कनाडा वाला इज़ डिफरेंट कि आपने जो जैसे रियल एस्टेट में मैंने प्लान नहीं रखा बैकअप प्लान, इसमें रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो इसमें एक्सेल शीट बनाई थी कि जस्ट इन केस कोई प्रॉपर्टी क्लोज करनी पड़ जाए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी करनी पड़ जाए, तो वो बैकअप प्लान था कि हाँ क्लोज कर लेंगे, इतने फंड्स रखे हैं। सो पूरा उसमें कैलकुलेशन थी कि मनप्रीत की इतनी सैलरी आ रही है, मेरी इतनी सैलरी आ रही है, सारे खर्चे निकाल के 1 साल में इतना हम सेव कर पाएंगे, तो वो प्राइमरी घर का जो भी लिया है उसकी डाउन पेमेंट चली जाएगी उतनी, अगले साल को उतनी चली जाएगी। फिर वो कैलकुलेशन करने के बाद फिर थोड़े हमारे पास कैश बचा, फिर मैं मिसिसागा में एक और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले ली। सो ऐसे ये चला है। और इस सारी अब मॉर्गेज लोग पूछते हैं कि 4 घर की मॉर्गेज कैसे होगी। तो सैलरी आप जब इनकॉर्पोरेशन होता है आपको, तो आप अपने आप को सैलरी पे करते हो। आप जितनी मर्जी पे कर लो, आप 2 लाख पे कर लो, तो 2 लाख अगर आपकी सैलरी है, मनप्रीत की सैलरी भी है, दोनों मिला के जितनी मर्जी आप मॉर्गेज ले लो, बिकॉज जो बाकी की प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो रेंटल प्रॉपर्टी है। उनसे रेंट आ रहा है, वो भी मॉर्गेज में ऐड हो जाता है कि आपकी इनकम है। सो इस तरीके से जेन्युइनली आप 4 घर भी ले सकते हो। कहीं को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 4 घर कैसे ले लिए, या तो फ्रॉड पेपर बना के जाली मॉर्गेज करवाई है, या फिर ये कमेंट आता है कि तुम इतने घर ले रहे हो इसलिए हमारे लिए घर नहीं बच रहे। मेरे को लॉजिक समझ नहीं आता। अभी देखो कितने घर हैं, लिस्टिंग है, कितनी अवेलेबल, ले लो आप। ऐसा नहीं होता। अगर मेरे को कोई, मैं ऐसे हाथ करा हुआ है, मेरे को कोई खीर दे रहा है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। करेक्ट, ऑफ कोर्स। मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी है कि मैं इन्वेस्ट करके अपने पैसे ग्रो कर सकता हूँ, मेरे पास लाइक मेहनत की कमाई है और मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। मैं एक घर भी ले सकता था शुरू में, मैंने 2 लिए, राइट। वो मेरे ऊपर है कि आप, मेरा इतना रिस्क एपेटाइट है किसी का कि वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हो और वो क्लोज करे उसको। करेक्ट। क्या पता कई लोग क्लोज नहीं कर पाते, अभी कितनी सिचुएशंस हैं। तो मेरा रिस्क एपेटाइट इतना ज़्यादा था, और मे बी उस टाइम पे मार्केट भी थोड़ी फेवरेबल थी। रेट्स थोड़े कंट्रोल में थे। हाँ, रेट भी तो आपने पहला सेमी डिटैच कितने का लिया था? 730। आज की डेट में सेमी आपको मिलियन के आसपास मिलेगा। बट आई वुड से कि अगर आप किचनर वाली साइड पे लो तो भी आप बॉल पार्क इस फिगर से थोड़ा ऊपर 2-1 लाख, मतलब 1-1.5 लाख ऊपर जा सकता है ना। तो बट स्टिल टेल मी, इम्पॉर्टेंट जो हरमीत ने 2019 में किया, आज 2024 में 4 घर बना लिया। आई विश 6-10 हो जाए। बट जो आपने 2019 से शुरू किया, आज की डेट में अगर कोई 2024 में आए तो क्या उसके लिए सेम जर्नी रहेगी, या कितना मुश्किल है, कितना आसान रहेगा? 2018 से तो डिफ़िकल्ट है फॉर श्योर, है ना, क्योंकि सैलरीज उतनी नहीं बढ़ी हैं, सैलरीज कम हो गई हैं। यू नो करेक्ट। जैसे बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी अगर कनाडा में 80,000 मिलती है ना, एवरेज बता रहा हूँ, तो यूएस में 120 है। ओके। एंड उसका रीज़न ये है कि
कनाडा में अगर एक ओपनिंग निकलती है उसके लिए 1000 बंदे अप्लाई करते हैं। उन 1000 में से अगर 10 भी शॉर्टलिस्ट होते हैं ना, तो 10 में से 5 बोलेंगे कि मैं 60 में भी कर लूँगा, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट बंदा बैठा हुआ 6 महीने से बोलेगा मेरे को 60 भी दे दो, वो नेगोशिएट भी नहीं करेगा और वट एवर, डिमांड सप्लाई, राइट। तो उस कंपनी को पता चल गया कि BA 60 में भी हायर कर सकते हैं, HR को और क्या चाहिए, वो यही दिखाएगी ना सस्ते में। सो लास्ट 5 ईयर से होते होते तो ना बहुत कम हो चुका है। ओके, पर आवर रेट गिर चुके हैं, पर आवर रेट कॉन्ट्रैक्ट जॉब मतलब ऊपर गई है सैलरी, नीचे चली गई है, नीचे चली गई है। सो ऐसा नहीं है कि विद टाइम सैलरी बढ़ रही है, कम हो रही है इनफैक्ट, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट है तो बहुत लोग सिलेक्ट हो रहे होंगे ना किसी एक पोजीशन के लिए। करेक्ट, मारो मारा। देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट बंदा है, वो 6 महीने से जो अनएम्प्लॉयमेंट बंदा है, एक जॉब है जो $70 मिलते हैं उस पर, उसका 50 भी दोगे कर लेगा। करेक्ट। और अगर 1000 लोगों ने अप्लाई किया तो 5 ऐसे लोग होंगे जिनके सिमिलर स्किल सेट होंगे, एक्सपीरियंस भी सिमिलर होगा, HR को पता होगा, 5 से पूछेगा कितने में करोगे, वो कह रहे वो एक आपको तो 2 ही चाहिए कंपटीशन के लिए, बिडिंग की बात है। 50 में कर लेगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, घरों के प्राइजेस बढ़ गए हैं, बट सैलरी गिरी है या फिर सेम रही है, सैलरी नहीं बढ़ी है। सिंपल सा फंडा, अगर किसी को सैलरी बढ़ानी है तो जॉब चेंज करो। कनाडा में अप्रेजल नहीं होता है। करेक्ट। सो वो एक तरीका है, या फिर कई लोग US के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं, वो अगर मिलता है तो दैट इज़ बेस्ट। आप यहाँ की सैलरी नहीं ले रहे, आप US की ले रहे हो, फिर करेक्ट $80 नहीं ले रहे, आप $120 पर आवर वाली सैलरी, वो भी अब USD में ले रहे हो। USD में ले रहे हो, टैक्स वगैरह कटेगा, वर्क फ्रॉम होम है, वो बेस्ट है अगर किसी को मिलता है तो। वो डिफिकल्ट होता है, सो डिफ़िकल्ट है, बट मैं बोलूँगा कि हर किसी का रिस्क एपेटाइट होता है। मैं अभी भी अगर लेता ना, तो मैं अभी भी 2 प्रॉपर्टी लेता। अगर मेरे पास एक की डाउन पेमेंट 20% होती ना, मैं 2 लेता अगर मैं अभी भी होता तो, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट हमेशा से ज़्यादा है थोड़ा सा। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि मेरी जब सैलरी 17,000 थी, मैंने आपको बोला, और होम लोन 14 था, तो मैं डर रहा था कि यार मैं घर कैसे लूँ, क्योंकि उसका हस्बैंड ना प्रॉपर्टी फ्लिप करता था गुड़गांव में, DLF की ली, बेच दी। तो मेरे को लगा यार कैसे मैं ग्रो करूँ, सैलरी 17,000 ही है, जल्दी पैसे कैसे कमाऊँ। तो उसने बोला जब तू ले लेगा ना घर, तू पैसे निकाल लेगा, और दैट वाज ट्रू। 17,000 में मैं 14,000 भर रहा था होम लोन, बट फिर मेरे को ये लगा कि अब मेरे को सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने फिर जॉब ली, मेहनत करी, और फिर वहाँ से नेगोशिएट किया और डबल सैलरी पे गया। सो वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी। अगर किसी को करना है तो वो कर ही लेगा। अभी भी लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मुश्किल होगा तो 2018 से तो मुश्किल होगा फॉर श्योर, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जिसका माइंडसेट है, जिसको इन्वेस्टमेंट, जिसको कनाडा में परमानेंटली रुकना है, क्योंकि जिसको 3 साल में जाना है वो क्यों ही करेगा, वो तो अपना घर लेगा 3 साल के लिए, उसमें रहेगा, 3 साल बाद बेच के वो चले जाएगा। तो जिसको रहना है परमानेंटली, जिसको पता है कि मैं 10 साल बाद प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा उसमें से, उसको तो करनी चाहिए। और फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए भी अभी सही मार्केट है, बिकॉज मार्केट अगर क्रैश हुई है तो नो ब्रेनर। हाँ, जो सेलर के लिए है, बायर के लिए तो अच्छी बात है, सेलर के लिए अच्छी बात नहीं है। बट मार्केट क्रैश हुई है, इसका मतलब प्राइसेस गिरे हैं, तो बायर्स के लिए तो अच्छी बात है। करेक्ट। सो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बहुत अच्छी मार्केट है, बायर्स मार्केट है। वुड से आई डोंट थिंक इससे बेटर हो सकते। ऑब्वियसली अब आप आज की मार्केट को 2018 की मार्केट से कंपेयर करोगे फिर तो इम्पॉसिबल है। मुझे स्टैट्स देखने पड़ेंगे, बट अगर मिसिसागा में 4 लाख का कॉन्डो 1 बेडरूम बिक रहा है ना अभी, तो आई कैन से कि 2018 में भी इसके आसपास ही होगा, 3.5 का ही होगा। सो बहुत, मतलब अभी मार्केट 3-4 साल पहले के कंपेरेबल में चली गई, इतनी ड्रॉप हो गई, स्पेशली फॉर कॉन्डो मार्केट। तो अभी जिस बस अब अफोर्डेबिलिटी, कैश फ्लो की बात है ना, कैश फ्लो बनाना है तो पहले आप, फ़र्क सिर्फ ये आ गया कि पहले आपको वही 3.5 लाख 1.25% में मिलता था, आज वही 3.5 लाख 5% में मिल रहा है ना, तो आपको मंथली कैश फ्लो ख़राब हो जाएगा। बट एज यू राइटली सेड कि इन्वेस्टर के लिए ख़राब है, बट यही अगर कोई प्राइमरी रेजिडेंस लेना चाह रहा है ना, तो बेटर टू गेट इनटू दिस, क्योंकि इन्वेस्टर एक बार मार्केट में आ गया ना, फिर फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर तो मुश्किल हो जाता है तो, क्योंकि अभी जो मेरे को लोग मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं हमने पीक में खरीदा था, अब हमारा लॉस में आ गया है, लाइक उन्होंने बेचा भी नहीं है, साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हो? अभी आपने बेचा थोड़ी, बेचना थोड़ा बैठो आप 5 साल बाद, तो फिर 5 साल बाद जब ऊपर चले जाएगा तो खुश हो जाओगे। बेचा तो तब भी नहीं। तो सिमिलरली उन्होंने पीक पे खरीदा, अब प्राइसेस गिर गए हैं, तो अब जब प्राइसेस गिर गए हैं, जो अब लेगा
वो भी जब तक बेचेगा नहीं प्रॉफिट नहीं होगा, बट एटलीस्ट 2 साल बाद उसके प्राइस तो बढ़ जाएंगे, नोशनल बढ़ जाएगा दिमाग में, साइकोलॉजिकल खुश तो हो जाओगे यार मैंने 4 का लिया था 5 का हो गया, व्हाटएवर। वो तो हम भी खुश होते हैं। परफेक्ट। मिल्टन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं हम खुश हो जाते हैं, बेचा आज तक नहीं हमने। बेचना है नहीं। लोग ना घर खरीदते पहले 1 साल तो अपनी स्ट्रीट पे देखते रह जाते हैं, अच्छा ये वाला बढ़ा गया, मेरे घर का रेट डबल हो गया। अरे हमारा तो गेम होती थी, हम डेली वॉक करते थे मैं और मनप्रीत मिल्टन में, तो जब बेबी नहीं था बोर्ड लगा होता था फॉर सेल, सोल्ड लगा होता था, तो फिर हाँ जी बताओ कितने का, 9.50 में होता, 9.30, चलो अब देखते हैं। मैं जीत गया। डेली वॉक पे 2-3 घर देख रहे हैं, और उससे क्योंकि बिकते भी बहुत थे यार, बिकते बहुत थे, और हमारा इंटरेस्ट था बिकॉज हम होम टूर और ये सब वीडियो बना रहे थे, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे, और वहीं से इंटरेस्ट आया हमारा। अगर कोई बंदा ऐसे अपने इतना क्रेजी है ना कि घर की कॉस्ट निकाल रहा है और देख रहा है कितने सोल्ड हो रहे हैं, रियल्टर भी नहीं हूँ मैं क्यों देख रहा हूँ कितने सोल्ड हुए हैं हमारे घर पे क्या है, तो अब मुझे लग रहा है कि वो सही डिसीजन था, बिकॉज मुझे मज़ा आता है। मैं रात को 12 बजे बैठ के किसके लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ, एज इफ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, 1 बेडरूम den चाहिए यहाँ पे, मैं इतना पैशनेटली कर रहा हूँ ना, मैं यार ये मेरी जॉब है, मैं ही खरीद लेता हूँ। क्या तेरे को नहीं खरीदना, मेरे को अच्छा लग रहा है मैं ले लेता हूँ। मतलब ठीक है हर किसी की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है, बट मैं ऐसी निकाल के प्रॉपर्टी लाता हूँ कि जैसे मैं खुद खरीदने वाला हूँ। तो मैं खुश होकर करता हूँ, चाहे मैं 12 बजे भी वो काम कर रहा हूँ, जैसे आप भी लेट नाइट काम करते हो, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि यार हेक्टिक हो, बिकॉज आपको थोड़ा मज़ा भी आ रहा है कि अपनी नॉलेज यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आई चूज द राइट प्रोफेशन, और 5 साल में नेक्स्ट टारगेट मेरा नेक्स्ट 5 years का ही है कि इतना अच्छा कर लूँ कि मैं अगर रिटायर होने का सोचूं तो मैं हो पाऊँ, ऑल्दो साइकोलॉजिकल मैं नहीं बैठ पाऊँगा। आई डू नहीं डेफिनेटली वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप उससे भी ज़्यादा कमा लो, कि आप 5 नहीं आप 3 साल में रिटायरमेंट नोशनली लेने के लिए हो जाओ, बट टन्स ऑफ सक्सेस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, लवली चैटिंग विद यू। यस, loved the podcast. Perfect.